नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट फॉरेस्ट। लेट्स सी कि फॉरेस्ट के अंदर कौन कौन से गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आई है that are relevant from examination point of view. The first one is Forest Conservation Rules 2022. ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने नोटिफाई किया है। पहले देखते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। ये आया था ताकि डिफॉरेस्टेशन को हम बचा सके एंड 1927 से इट हैज़ बीन इनटू फोर्स। बेसिकली ये इट वाज geared to allow the colonial British administration to control the extraction of timber. Basically जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन थे उनको टिम्बर चाहिए था, टिम्बर प्लांटेशन वो क्या करते थे तो उनको अलाउ करने के लिए एक्ट को लेकर आया गया था। लेकिन इसके बाद 1988 1966 में 2 अमेंडमेंट्स की गई ताकि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है गोदावरमन केस में वो इसमें डिफाइन कर सके व्हाट एग्जैक्टली डज वी मीन बाय फॉरेस्ट, क्योंकि फॉरेस्ट बहुत लार्ज एरिया होता है। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि आप उसको कंटेन कर सको या वेरी डिफिकल्ट कि आप उसको नेमिंग कर सको। तो साइलेंट फीचर्स देखते हैं इसके। जो रूल्स है ये नोटिफाई किए गए हैं फॉरेस्ट कंजर्वेटर एक्ट 1980 एंड ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल 2003 को रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे कमेटीज़ बनाई गई है, प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी, ये कॉन्स्टिट्यूट किए गए बाय स्टेट एंड यूटी एंड ये कहा गया कि हर महीने में 2 बार इनको मिलना है ताकि जो भी प्रपोजल्स हों स्टेट गवर्नमेंट से यूटी से इन्वॉल्व हुए हो एक्सपेक्ट प्रपोजल इन्वॉल्विंग फॉरेस्ट लैंड ऑफ 5 एकड़ और लेस। तो 5 एकड़ और लेस ज़्यादा जो भी क्या बोलते हैं प्रपोजल्स आए हैं उनको डिस्कस करने के लिए ये कमेटी बनाई गई है। नेक्स्ट वन इज़ रीजनल पावर्ड कमेटी, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किए गए हैं इन ईच रीजनल ऑफिस। इनको भी हर महीने में 2 बार मिलने को कहा गया है। एडवाइजरी कमेटी, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट कंसिस्ट करेगा 6 मेंबर्स टू मीट एवरी मंथ एंड टू एडवाइस रिगार्ड्स टू ग्रांट ऑफ अप्रूवल अंडर वेरियस सेक्शंस ऑफ द रूल्स। टाइम फ्रेम देखते हैं। नॉन माइनिंग प्रोजेक्ट्स बिटवीन 5 to 40 एकर्स ये रिव्यू 60 डेज में होंगे विद इन 2 मंथ्स एंड जो 5 से 40 हेक्टेयर्स के बिटवीन आएंगे वो रिव्यू होंगे 75 डेज में एंड जो कि लार्जर एरिया में आएंगे वो 128 डेज एंड 150 डेज डिपेंडिंग अपॉन द एरिया एंड द एक्टिविटीज़ कवर्ड। देन कंपैक्ट देखते हैं, दैट इज़ फॉरेस्टेशन फंड एक्ट, जिसको कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन बोला जाता है, जिसका क्या मतलब होता है एफॉरेस्टेशन रीजनरेशन एक्टिविटीज़ कैरिड आउट एज अ वे ऑफ कंपनसेटिंग फॉर फॉरेस्ट लैंड डिवोटेड टू नॉन फॉरेस्ट पर्पसेज। इसका मतलब कि अगर हम फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट एरिया में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर उस एरिया में आपको पेड़ उगाने पड़ेंगे। तो पेड़ उगाओगे तो उसको आप एफॉरेस्टेशन बोल रहे हो। एंड इसमें स्टेट फंड्स एंड नेशनल फंड्स को भी स्टैब्लिश कर दिया गया है। 90% जो मनी आएगी कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन से वो स्टेट फंड में ट्रांसफ़र किया जाएगा एंड 10% नेशनल फंड में भेज दिया जाएगा। एंड जो मनी रिसीव नेशनल एंड स्टेट फंड में होगी वो इंटरेस्ट बियरिंग होगी, नॉन लैप्लिसेबल होगी अंडर पब्लिक अकाउंट। नेशनल स्टेट अथॉरिटी देखते हैं, ये भी इस्टेब्लिश किया गया है ताकि इसको मैनेज कर सके फंड्स को, जो भी पर्पज़ है कंजर्वेशन डेवलपमेंट का वो इस पर ध्यान दे सके। प्रपोजल्स फॉर अप्रूवल फॉर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, अब उससे पहले उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, नोडल ऑफिसर से एंड जब रिसिप्ट मिल जाएगी इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट उसके बाद आप काम करना शुरू कर सकते हैं। अब कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन देखते हैं, ये इधर नोटिफाइड एज फॉर जो ये एरिया होता है कंपनसेटरी वो ना तो फॉरेस्ट के अंडर आता है अंडर फॉरेस्ट एक्ट 1927, ना ही किसी और लॉ के अंदर आता है जिसको हम फॉरेस्ट एज अ फॉरेस्ट मानते हैं अंदर बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। नेक्स्ट देखते हैं जूज एग्जम्प्टेड फ्रॉम परमिशन अंडर FCA। अब देखते हैं ये है क्या चीज़, जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट है उन्होंने कंसिडरेशन किया है जो सेंट्रल जू अथॉरिटी है कि वो जूज ऑन फॉरेस्ट लैंड एज फॉरेस्ट्री एक्टिविटी की जो जू बने होते हैं जहाँ पर एनिमल्स को रखा जाता है उनको बोला गया है कि वो फॉरेस्ट लैंड पर आ गए हैं, अगर वहाँ पर रख रहे हैं फॉरेस्ट एरिया में तो वो फॉरेस्ट एक्टिविटी के अंदर आएंगे एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के अंदर उनको माना जाएगा। यहाँ पर कौन कौन से फॉरेस्ट एक्ट कंसीडर कर रहा है, जूज, रेस्क्यू सेंटर्स एक्सेट्रा, ये नॉन फॉरेस्ट्री एक्टिविटी होती है एंड इसके लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस की ज़रूरत है फ्रॉम सेंटर एंड जूज को एग्जम्प्ट किया गया है ताकि उनको मल्टीपल परमिशन ना लेनी पड़े। अब जू अथॉरिटी के बारे में देखते हैं, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अंडर एक्ट के अंडर आता है ताकि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी को हम प्रिजर्व कर सके। इसका जो चेयरमैन होता है 10 मेंबर्स होता है, मेंबर सिक्योरिटी होते हैं इसके मेंबर्स एंड जितने भी जू है इंडिया में इनको CZA दैट इज सेंट्रल जू अथॉरिटी की रिकॉग्निशन चाहिए उसके ऑपरेशन को चलाने के लिए। कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स के बारे में देखते हैं, छत्तीसगढ़ को रिकॉग्नाइज किया गया है एज कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ खंगेर घाटी नेशनल पार्क। तो ये ध्यान रखना है, खंगेर घाटी नेशनल पार्क ये है छत्तीसगढ़ में, तो UPSC ऐसे सीधा क्वेश्चन भी पूछता है। एक बार इस पार्क के बारे में देखते हैं, जो इसका नाम है वो आया गया खंगेर रिवर से, जो कि विच फ्लोज इन इट्स लेंथ एंड यहाँ पर 3 एक्सेप्शनल केव्स हैं, दैट इज़ कुतुम्बसर, कैलाश एंड दंदक विद स्टेगलमाइट्स एंड स्टेलासाइट स्ट्रक्चर्स। आई होप आपको पता हो स्टेगलमाइट एंड स्टेलासाइट स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं। ये एक तरह से ग्लेशियल फॉर्मेशन लैंडफॉर्म्स का एक पार्ट है।
तीरथगढ़ वाटरफॉल भी है यहाँ पर। फॉरेस्ट टाइप यहाँ पर दिया गया है, क्या क्या ट्रीज़ यहाँ पर मिलते हैं, फ्लोरा एंड फौना मेंशन है। एंड स्पीशीज़ के यहाँ पर बस्तर मैना जो कि स्टेट बर्ड है छत्तीसगढ़ का, वो भी यहाँ पर मिलता है क्योंकि ये ह्यूमन वॉइसेस निकालने का में कैपेबल होता है। जो ये पार्क है सेकंड प्रोटेक्टेड एरिया है कंट्री में आफ्टर सिम्पलीमन इन ओडिशा। एंड इट इज़ अ कॉमन फॉरेस्ट लैंड जो कि पहले प्रोडक्टिव थी ट्रेडिशनली कंजर्व, ताकि जो कम्युनिटीज़ हैं जो उसके ऊपर डिपेंड है वो सस्टेनेबली यूज़ कर सके। एंड इट इंक्लूड फॉरेस्ट ऑफ एनी कैटेगरी, जैसे कि रेवेन्यू फॉरेस्ट, क्लासिफाइड फॉरेस्ट, डीम्ड फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट, फॉरेस्ट सेंचुरी एंड नेशनल पार्क। अब कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट के बारे में देखते हैं। इसको रिकॉग्नाइज किया गया है शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट। एंड इसके अंदर कहा गया है जो रिकॉग्नाइज एंड वेस्ट द फॉरेस्ट राइट ऑक्यूपेशन इन फॉरेस्ट लैंड फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज, और जो कि बेसिकली जो कम्युनिटी जिसके ऊपर डिपेंडेंट है फॉरेस्ट के ऊपर, उनको ये राइट दिया गया है, बट उनको अभी तक राइट नहीं दिया गया था, तो उनको यहाँ पर हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। यहाँ पर ये भी कहा गया है कि फॉरेस्ट यूज़ के ऊपर उनको हमें रूल्स ऐसे बनाने हैं ताकि वो यूज़ कर सकें। एंड जो अथॉरिटी है वो ग्राम सभा को यहाँ पर दी गई है। अब कुछ देखते हैं अदर फॉरेस्ट लॉज, दैट इज़ ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया इनिशिएटिव, कि जो कुछ ट्रीज़ ऐसे होते हैं जो फॉरेस्ट के अंदर रिकॉग्नाइज नहीं किए जाते बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मैप फॉरेस्ट। तो इसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड यूएस एजेंसी USAID, ताकि हम कार्बन सिक्वेंसिंग को देख सकें, लोकल कम्युनिटीज़ को सपोर्ट कर सकें एंड क्लाइमेट रिजिलियंस ऑफ एग्रीकल्चर को भी सपोर्ट कर सकें। ये 7 स्टेट्स में इंप्लीमेंट किया गया है। कौन कौन सी है? आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु एंड यूपी। यहाँ पर जो फार्मर्स, कंपनीज या प्राइवेट जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एक साथ लाने की बात की गई है ताकि वो ट्री कवरेज इंडिया में एक्सपैंड कर सकें। एंड जो ट्रेडिशनल हमारा फॉरेस्ट है वो 28 लाख एकड़ में फैला हुआ है, तो उसके बाहर भी जो ट्रीज़ हैं उनको भी इसमें इंक्लूड किया जा सके। नेक्स्ट वन इज़ ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड टैग। अब ये इंपॉर्टेंट है, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ये मुंबई एंड हैदराबाद को दिया गया है, PCS के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एंड इसको कहा गया है 2021 TCW। इसको स्टार्ट किया गया था यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड एक अबोर डे फाउंडेशन, ये अमेरिका की नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। क्या करता है, जो कम्युनिटीज़ हैं उनको रिकॉग्नाइज देता है, असिस्टेंस प्रोवाइड करता है ताकि उनकी जो अर्बन फॉरेस्ट है या हेल्दी सस्टेनेबल लाइफस्टाइल वो इसमें कर सकें। और जो सिटी है इनको वैल्यूड किए गए हैं कुछ स्टैंडर्ड्स पे, विच आर द 5 बेसिक स्टैंडर्ड्स की स्टैब्लिश रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेट द रूल्स, नो व्हाट यू हैव, एलोकेट रिसोर्सेज एंड सेलिब्रेट द अचीवमेंट। नेक्स्ट वन इज़ नगर वन स्कीम। इसको 2020 में लॉन्च किया गया था ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जो कि आता है 5 जून को, ताकि हम 400 अर्बन फॉरेस्ट दैट इज़ नगर वन एंड 200 नगर वाटिका ये अगले 5 सालों में डेवलप कर सकें। इस स्कीम के अंदर क्या आ रहा है, मिनिमम ऑफ 20 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट विल बी क्रिएटेड, 20 हेक्टेयर की फॉरेस्ट को क्रिएट किया जाएगा। एंड जो फॉरेस्ट साइट विल बिकम इधर ऑन एग्जिस्टिंग, या तो उसी लैंड पर बनाया जाएगा या फिर कोई जो खाली जगह पड़ी हुई है जो अर्बन लोकल बॉडीज़ दे रही है उनके ऊपर बनाया जाएगा। एंड ये स्टेट गवर्नमेंट मेंटेन करेगी वन उद्यान, एंड ये फुली फंडेड है बाय कैंपा फंड। नेक्स्ट वन इज़ मिवावकी मेथड। ये बेसिकली फजिल्का डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब आती है। ये बन चुकी है एक ट्रांसलेटर इन एक्सपेंडिंग फॉरेस्ट कवर बाय अप्लाइंग द मिवावकी मेथड। अब ये मेथड क्या है, बेसिकली ये अर्बन एफॉरेस्टेशन टेक्निक है जहाँ पर अब माइक्रो फॉरेस्ट उगाते हो, छोटे से पीस ऑफ लैंड के ऊपर आप बहुत सारे पेड़ उगाते हो, उसको आप बोल रहे हो मियावाकी मेथड। और ये जापानीज़ से आया है जो कि डिवाइस किया गया था 1980s में। एंड ये 10 गुना ज़्यादा प्लांट एंड ट्रीज़ को डेंस अगर वे में छोटे से एरिया में अगर हम बहुत टाइट प्लांट्स को ट्रीज़ को उगा दें तो वो पेड़ बन जाएंगे। तो इस तरीके से इसको टेक्निक को लाया गया है। एंड जो नेटिव ट्रीज़ हैं वो 4 लेयर में डिवाइड किए गए हैं, श्रब, सब ट्री, ट्री एंड कैनोपी, आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉइल क्वालिटी। ऑब्वियसली सॉइल हेल्थ कार्ड जो स्कीम गवर्नमेंट लेकर आई थी वो इसमें काम आई है। यहाँ पर सॉइल हेल्थ को हम स्टडी करके उसके बेसिस पर कि कौन सी क्रॉप सूटेबल होगी, कौन सा पर्टिकुलर ट्री यहाँ पर उग सकता है, उसके बेसिस पर प्लांटेशन किया गया है। नेक्स्ट वाज वनीकरण प्रोजेक्ट। ये केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लेके आया है ताकि हम नेचुरल वेजिटेशन को स्टोर कर सके, ताकि हम बेसिकली अपना जो नेटिव प्लांट्स है उसको बचा सके, और जो इन्वेसिव प्लांट्स है जो बाहर से लाए गए होते हैं, जो हमारी अपनी खेती को मार देते हैं, उनको भगाने में काम आता है। इसको एग्जीक्यूट करता है सुल्तान बथरी फॉरेस्ट रेंज ऑफ वायलाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके पिलर्स आते हैं प्लांटिंग सैम्पल्स ऑफ बैम्बू, फ्रूट प्लांट्स एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी इसका पार्ट है। ये आपको ध्यान रखना है वनीकरण प्रोजेक्ट, एंड ये पार्ट है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का। नेक्स्ट इज वेटलैंड, कोस्ट लैंड्स एंड ओशंस। अब न्यू रामसर साइट्स देखते हैं। रामसर साइट्स होते हैं जैसे कि वेटलैंड्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, इसमें हम डालते हैं एंड जिसको प्रिजर्व किया जाता है। वेटलैंड की डेफिनेशन भी देखेंगे। रिसेंटली इन्होंने 26 न्यू वेटलैंड को घोषित किया है अंडर वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल कंजर्वेशन। पहले एक बार न्यूज़ देख लेते हैं। वुहान डिक्लेरेशन, जो COP 14 हुआ था रामसर कन्वेंशन, वो वुहान में ही
किया गया था। यहाँ पर बेसिकली हमें प्रमोट करना है वेटलैंड्स को, एंड यहाँ पर डिक्लेरेशन का यही था कि हमें प्रिजर्व करना है वेटलैंड लॉज को, रिवर्स करना है, नेशनल एक्शंस में, पॉलिसी में इसको लेकर आना है, नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस भी निकालने हैं। अदर रिपोर्ट जो प्रेजेंट की गई 2014 COP14 में वो ये थी कि जो 75% है ऑफ वेटलैंड्स इंक्लूडेड इन रामसर साइट्स इज आउटडेटेड, कि जो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वेटलैंड्स के ऊपर वो आउटडेट हो चुकी है, इसलिए हमें नई इन्फॉर्मेशन, नई डाटा की ज़रूरत है, जो कि हम हर एक से एटलीस्ट 1 every 6 year, कि 6 साल में एक बार तो हम उसको रिवाइज कर सकें। अब इंडिया है के पास कितने टोटल वेस्टर्न लैंड्स हो गए हैं? इंडिया के पास 75 वेटलैंड्स हो गए हैं, जो कि इतना एरिया कवर कर रहे हैं। इससे क्या होगा, हमारा जो कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट है वेटलैंड का वो ईजिली एंड सस्टेनेबली मैनर से हो जाएगा। अब वेटलैंड्स देखते हैं, व्हाट आर वेटलैंड्स। वेटलैंड्स होता क्या है? यूपीएससी ने ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा था डायरेक्टली। ये कुछ यूपीएससी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है, एंड ये जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं ये आपके गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि यही आपको नेगेटिव मार्किंग से बचाते हैं और आपका स्कोर बढ़ाते हैं। वेटलैंड्स कौन होते हैं? ये ऐसा होता है जो एनी एरिया लैंड दैट इज सैचुरेटेड और फ्लडेड विद वाटर इधर सीजनली और परमानेंटली, जो कि या तो सीजनली जब बारिश होती है मानसून के टाइम पर पानी आता है उसके अंदर, या फिर जब मानसून या फिर उसमें कंटिन्यूसली पानी रहता है, परमानेंटली पानी रहता है, उस एरिया को हम वेटलैंड बोलते हैं। इसके अंदर मार्शेज, फैन, पीटलैंड्स, वाटर चाहे वो नेचुरल हो, आर्टिफिशियल हो, टेम्परेरी हो, परमानेंट हो, स्टैगनेंट हो, फ्लोइंग हो, फ्रेश हो, ब्रैकिश हो, शाल्ट, किसी भी तरीके का पानी हो, बस वो पानी होना चाहिए उसके अंदर। एंड द डेप्थ ऑफ विच एट लो टाइड डज नॉट एक्सीड 6 मीटर्स, की उसकी जो डेप्थ है लो टाइड में वो 6 मीटर से एक्सीड नहीं होनी चाहिए, उसको हम वेटलैंड्स बोलते हैं। एंड इंडिया के पास 7 लाख वेटलैंड कवरिंग है, जो कि 16 मेगा हेक्टेयर ऑफ लैंड कवर कर रहे हैं, दैट इज 4.86 ऑफ आर कंट्री एरिया। अगर हम मैनमेड वेटलैंड्स की बात करें, नेचुरल वेटलैंड्स हमारे पास 2 गुना है। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंस बताई गई है वेटलैंड्स की, कि कैसे वेटलैंड्स हेल्प करते हैं, कार्बन सिंक का काम करते हैं, हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं, ऑब्वियसली शॉक अब्जॉर्बर्स हैं, साइक्लोन्स के टाइम पर जब आते हैं कोस्टल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, ड्राउट्स को प्रिवेंट करते हैं, वाटर स्टोरेज का रिचार्ज करते हैं, ये कल्चरल एंड रिक्रिएशनल वैल्यूज़ भी होती हैं, क्रिएट लाइवलीहुड एंड किडनीस ऑफ द लैंडस्केप, बिकॉज दे एक्ट एज अ प्यूरीफायर ऑल्सो, प्यूरीफायर ऑफ द वाटर, एंड वहाँ पर ये पॉल्यूटेंट्स को लॉक कर देते हैं सेडिमेंटेशन में एंड वेजिटेशन में। इस तरीके से वेटलैंड्स आपका बहुत हेल्पफुल होता है, इसलिए वी नीड टू कंजर्व देम। अब रामसर कन्वेंशन देखते हैं, ये एक तरह से इंटरगवर्नमेंटल ट्रीटी है जिसको 1971 में अडॉप्ट किया था, एंड ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है फॉर द कंजर्वेशन एंड वाइड यूज ऑफ वेटलैंड्स। एंड यहाँ पर बताया कि कैसे हमें उसको प्रोटेक्ट करना है। ऑब्वियसली इंडिया इज अ पार्टी, एंड इंडिया के पास फॉर्मली रिकॉग्नाइज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप कौन कौन से हैं? ये बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, IUCN, IWM, वेटलैंड इंटरनेशनल, वेटलैंड WWF इंटरनेशनल, वर्ल्ड फॉल एंड वेटलैंड ट्रस्ट। तो जो रामसर साइट्स है पोटेंशियल ऑफ रिस्क रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, पोल्यूशन और ह्यूमन में भी प्लेस्ड ऑन द मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड। तो जो रामसर साइट्स हैं ये अभी रिस्क पर है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से, एंड मे बी प्लेस्ड ऑन मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड पर इनको डाल देने की बात किया जा रहा है, दैट इज ऑल्सो फॉर द वेटलैंड्स। सो दीज आर द 75 वेटलैंड साइट ऑफ इंडिया। आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा हमारे पास कहाँ पर है, या तो साउथ में है या फिर इधर नॉर्थ में देखने को मिल रही है। तो दीज आर द वेटलैंड, यू कैन जस्ट गो थ्रू देम। अब देखते हैं कि 9 क्राइटेरिया कि हम किसी पर्टिकुलर एरिया को कैसे बता सकते हैं कि ये वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, रामसर वेटलैंड्स में हम इसको नोटिफाई कर सकते हैं। एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, रेयर होना चाहिए, यूनिक एग्जांपल होना चाहिए ऑफ नेचुरल और नियर नेचुरल वेटलैंड टाइप होना चाहिए, वल्नरेबल, इंडेंजर या क्रिटिकली इंडेंजर स्पीशीज़ यहाँ पर रहने चाहिए, एंड जो पॉपुलेशन है यहाँ पर प्लांट और एनिमल्स की वो होनी चाहिए, जो कि क्रिटिकल स्टेज में है अपने लाइफ साइकिल्स की वो भी होना चाहिए, एंड यहाँ पर ये 20,000 या उससे ज़्यादा वाटर बर्ड्स को सपोर्ट करता होना चाहिए, एंड इट ऑल्सो सपोर्ट 1% ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन ऑफ 1 स्पीशीज़ ऑफ सब स्पीशीज़ ऑफ वाटर बर्ड। तो 1% किसी एक वाटर बर्ड स्पीशीज़ की पॉपुलेशन को भी होल्ड करना चाहिए। इंडिजीनियस फिश स्पीशीज़ भी होने चाहिए, एंड इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड भी होना चाहिए फिशेस के लिए या माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए, क्योंकि माइग्रेशन पाथ पे विच एक्सेस फिश स्टॉक्स इधर विद इन द वेटलैंड्स और एलवेज डिपेंड, जहाँ पर फिश वाले जो फिश है वो भी डिपेंडेंट है ऑफ देयर फूड, एंड जो 1% इंडिविजुअल पॉपुलेशन है या सब पॉपुलेशन है ऑफ नो एवियन एनिमल स्पीशीज़ की, जो नॉन एवियन जो बर्ड से नहीं है, दूसरी जो स्पीशीज़ है 1% उसकी पॉपुलेशन भी वेटलैंड के ऊपर डिपेंड होनी चाहिए, तभी हम उस पर्टिकुलर एरिया को वेटलैंड घोषित कर सकेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट वेटलैंड साइट्स देख लेते हैं, दैट इज़ चिलिका लेक आता है ओडिशा में, एंड यहाँ पर इराडवे डॉल्फिन है, बट यहाँ पर इसकी जो पॉपुलेशन है वो संख्या कम होती जा रही है, एंड ये एशिया का लार्जेस्ट ब्रैकिश
वाटर लेक है एंड सेकंड लार्जेस्ट कोस्टल लगून है वर्ल्ड का। जो इराडवे डॉल्फिन होते हैं ये कोस्टल डॉल्फिन होती है एंड दैट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द नियर वाटर शोर्स ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड आईयूसी स्टेटस है इसका इंडेंजर। तो यहाँ पर जो ये है ये 3 जगह पर और भी फाउंड होती है इराडवे डॉल्फिन। सुंदरबन वेटलैंड्स ये देखते हैं वेस्ट बंगाल में एंड यहाँ पर बताया गया है जो कैग है उन्होंने डिले किया है कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान में, क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की जा रही है मल्टीपर्पज साइक्लोन शेल्टर की विदाउट क्लियरेंस की वजह से। तो उन्होंने जो नोटिफाई दिया था वहाँ पर डिज़ाइन किया है सुंदरबन को एज क्रिटिकली वनरेबल कोस्टल एरिया, जहाँ पर रिक्वायर हमें परमिशन होगी वेस्ट बंगाल स्टेट कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी की, बट कोई भी अथॉरिटी की परमिशन नहीं ली गई और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऑफ इको टूरिज्म हब बनाने की बात की जा रही है। एंड जो प्रोडक्ट है ऑब्वियसली वो हमारी वेजिटेशन, मैंग्रोव्स, रिवराइन चैनल, नेचुरल हैबिटेट्स को इफेक्ट करेगा। जो सुंदरबन है ये लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है पूरे वर्ल्ड का इन द डेल्टा ऑफ रिवर गंगाज एंड ब्रह्मपुत्रा। एंड यहाँ पर टाइगर भी है, सुंदरबन टाइगर रिजर्व भी है एंड इराडवे डॉल्फिन, फिशिंग कैट दूसरी यहाँ पर फ्लोरा एंड फौना भी पाया जाता है। ईस्ट कोलकाता वेटलैंड यहाँ पर भी बताया गया है कि यहाँ पर लैक ऑफ इफेक्टिव एक्शन है बाय द मैनेजमेंट, क्योंकि ये यूनिक पेरी अर्बन इकोसिस्टम है ऑन द फ्रिंजेस ऑफ कोलकाता एंड इट इज़ यूज इन मल्टीपल वेटलैंड बिकॉज यहाँ पर पिसिकल्चर या फिश फार्मिंग एग्रीकल्चर भी की जाती है। नेक्स्ट इज लॉकटक लेक, ये भी जो CBC है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन वो एक तरह से फ्लोटिंग फोटो एग्जीबिशन लेकर आ रहे हैं लॉकटक लेक जो कि मणिपुर में लोकेटेड है। ये इम्फाल के नियर है एंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। यहाँ पर काफ़ी सारे फ्लोटिंग आइलैंड्स भी है जिसको फुमडीज बोलते हैं, या फिर मल्टीपल प्लांट स्पीशीज़ भी हैं। एंड केबुल लमजो नेशनल पार्क इज़ द फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड, वो भी इसी के ऊपर सिचुएटेड है। कौन कौन से फ्लोरा है यहाँ पर? फोना है, शंघाई डियर है जो कि इंडेंजर्ड डियर है जिसको डांसिंग डियर भी हम बोलते हैं। दूसरे स्पीशीज़ भी यहाँ पर मिलते हैं दैट आर हॉग डियर, ऑटर, वाटरफॉल्स एंड अदर माइग्रेटरी स्पीशीज। सो दीज आर द फोना ऑफ लॉकटक लेक। अब देखते हैं आइलैंड प्रोटेक्शन जोन के बारे में। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट है उन्होंने अप्रूव किए हैं इनलाइंड प्रोटेक्शन जोन के अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं फॉर सेटिंग अप ऑफ गैस पावर्ड प्लांट्स एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो यहाँ पर जो डिसीजन लिया गया है वो बताया गया है कि कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया के तहत ही आप गैस बेस्ड पावर प्लांट इस्टेब्लिश कर सकते हो इन कोस्टल रीजन 3 में। अब इसकी कुछ एनर्जी रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं बेसिकली, इसीलिए हम गैस पावर प्लांट को इंस्टॉल करने की बात करते हैं ताकि डिपेंडेंस हम कम कर सकें ऑन डीजल। जो इसकी नोटिफिकेशन आई थी कोस्टल स्ट्रेचेस को वो डिक्लेयर किया गया था कोस्टल रेगुलेशन जोन एंड यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन किया गया है एंड लिमिट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन प्लेसेस सच एज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कोस्टल सेंसिटिव एरिया है एंड इट डिवाइड्स 8 बिगर ओशनिक आइलैंड्स इन 8 अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को 8 ओशनिक आइलैंड में डिवाइड करता है एंड उसको कोस्टल स्ट्रेचेस डिक्लेयर करता है। एंड यहाँ पर लैंड ओवर कवर किया गया है हाइट टाइड लाइन टू 200 मीटर ऑन द लैंडवर्ड साइड अलॉन्ग द सी फ्रॉम द ग्रुप 1 आइलैंड्स एंड 100 मीटर ऑन द लैंडवर्ड साइड अलॉन्ग द सी फ्रंट फॉर ग्रुप 2 आइलैंड। सो दिस आर डायमार्केशन। अब ग्रुप 1 ग्रुप 2 देख लेते हैं कि कैसे इसकी ग्रुपिंग की है। ग्रुप 1 के लिए वो बताया गया है जो जोग्राफिकल एरिया जो कि लेस देन है 1000 स्क्वायर किलोमीटर इन सच एज साउथ अंडमान, मिडिल अंडमान एंड निकोबार एंड ग्रेट निकोबार आइलैंड्स। ग्रुप 2 में जो कि इससे कम है बट 1000 स्क्वायर से ज़्यादा है, जैसे बारतलांग, लिटिल अंडमान, हेवलॉक एंड कार निकोबार आइलैंड्स। अब ब्लू फ्लैग बीचेस के बारे में देखते हैं। इंटरनेशनल इको लेबल ने ब्लू फ्लैग को अकॉर्ड किया है। यहाँ पर 2 नए बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट किया गया है दैट इज़ मिनिकोयथुंडी बीच एंड कड़मट बीच। ये दोनों ही लक्षद्वीप में सिचुएटेड हैं। अब ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या होता है? बेसिकली ये अवार्ड किया जाता है डेनमार्क बेस्ड सर्टिफिकेशन जो कि एक नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन और FEE फी। ये हमें बेसिकली टूरिज्म प्रमोट करना होता है एजुकेशन के थ्रू, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस लेकर आनी है एंड अवार्ड किया जाता है मरीन बीचेस को, सस्टेनेबल बोटिंग, टूरिज्म ऑपरेशंस को। और यहाँ पर स्ट्रिंजेंट इन्वायरमेंटल एजुकेशन, सेफ्टी एंड एक्सेसिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि हमें मेट करना है एंड अवार्ड भी दिया जाता है टू 4 मेन कैटेगरीज: इन्वायरमेंट, एजुकेशन, वाटर क्वालिटी, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एंड सेफ्टी एंड सर्विसेज। जो अबिजाजान कन्वेंशन है ये COP 13 में हुई थी। इसको पहले बोलते थे कन्वेंशन फॉर कोऑपरेशन इन द मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ द मैरीन कोस्टल एंड एनवायरनमेंट ऑफ अटलांटिक कोस्ट ऑफ द वेस्ट एंड सेंट्रल एंड सदर्न अफ्रीकन रीजन केम इनटू फोर्स इन 1984। यहाँ पर मैरीन एनवायरमेंट, कोस्टल जोन, इनलैंड वाटरवेज को कवर किया जाता है। बेसिकली ये इनको प्रिजर्व करना है एंड यहाँ पर वेलबींग ऑफ इट्स पीपल पर भी ध्यान देना है। ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में देखते हैं। साइंटिस्ट ने नया जो एक तरह से कोरल लार्वे है उसको अनवील किया है एंड ट्रेल किया एक नया मेथड दैट इज़ क्रायोमेश टू फ्रीज एंड स्टोर कोरल लार्वे, ताकि हम जो कोरल
का लार्वे है हम उसको स्टोर कर सके, उसको प्रिजर्व कर सके, क्योंकि जो ग्रेट बैरियर रीफ है बहुत जल्दी से ख़त्म होती जा रही है ड्यू टू कोरल ब्लीचिंग। और ये ब्लीचिंग किस वजह से होती है? जब ओशियन में एसिडिफिकेशन हो जाते हैं, इस वजह से जो जूज एंथले हैं वो छोड़ देते हैं कोरल को, एंड दिस लेड टू द डेथ ऑफ द कोरल। एंड जो क्रॉमिश मेथड है ये हेल्प करेगा बिल्डिंग रीफ्स थ्रेटन्ड बाय क्लाइमेट चेंज, एंड यहाँ पर कोरल लार्वे को 190 डिग्री सेल्सियस पर रिस्टोर करने की बात किया जा रहा है। अब बैरियर रीफ के बारे में देखते हैं। वर्ल्ड की लार्जेस्ट बैरियर रीफ है जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में है ऑस्ट्रेलिया के। इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1980 में डिक्लेयर किया गया था बिकॉज ऑफ इट्स आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू, क्योंकि यूनिवर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा वैल्यू होल्ड करता है, क्योंकि सारे स्पीशीज इसके ऊपर डिपेंडेंट है। एंड ये लार्ज इनफ टू बी विजिबल फ्रॉम स्पेस एंड इट इज़ मेरली 3000 इंडिविजुअल रीफ से ये बना हुआ है, एंड स्पेस से आप आराम से इसको देख सकते हैं। अब कोरल्स देखते हैं क्या होता है। एक तरह से इन्वर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं जो कलरफुल एनिमल्स होते हैं, बिलोंग टू द लार्ज ग्रुप ऑफ सिनेडेरिया। ईच कोरल के पास एक पॉलिप होता है जिसके अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिक एल्गी होती है जिसको हम जूज़ैंथले बोलते हैं। एंड जो कोरल पॉलिप्स होते हैं वो एल्गे को होम प्रोवाइड करता है और एल्गे इन टर्न उसको फूड प्रोवाइड करता है, जो कि एल्गे जनरेट करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। ये 1% अर्थ का सरफेस कवर करते हैं एंड 25% ऑफ मेरीन लाइफ इसके ऊपर डिपेंडेंट है। एंड ये प्रोटेक्ट करता है जो शोर लाइन है उसको वेव्स एंड स्टॉर्म से। काफ़ी सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे हार्ड कोरल्स, प्राइमरी रीफ बिल्डिंग कोरल्स होते हैं जो कि एक्सट्रैक्ट कैल्शियम कार्बोनेट फ्रॉम सी वाटर टू बिल्ड हार्ड वाइट कोरल एक्सोस्केलेटन। सॉफ्ट कोरल जो कि फ्लेक्सिबल होते हैं क्योंकि उसके अंदर सॉलिड स्केलेटन नहीं होता। थ्रेट्स है ओशन एसिडिफिकेशन, अनसस्टेनेबल फिशिंग, न्यूट्रिएंट्स रन ऑफ, कोरल हार्वेस्टिंग एंड मैनी अदर्स। इंडिया में और कहाँ कहाँ कोरल लीव्स मिलती है? फाउंड होती है गल्फ ऑफ मन्नार, पाक पे, गल्फ ऑफ कच्छ, अंडमान आइलैंड्स, लक्षद्वीप एंड मालवान। 570 स्पीशीज ऑफ हार्ड कोरल्स फाउंड होते हैं इंडिया में, जो कि 90% ऑफ देम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में मिलते हैं, एंड ये शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर भी पाए जाते हैं। लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर। अब देखते हैं कौन कौन से जो साइट्स हैं उनको बताया गया है। दैट दीज आर द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन डेंजर बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, वार्मिंग वाटर, कोरल ब्लीचिंग, क्राउन ऑफ थॉर्न्स, स्टारफिश आर कंट्रीब्यूटिंग द रीफ्स डिक्लाइन। तो ड्यू टू क्राउन ऑफ थॉर्न्स, स्टारफिश, उसकी वजह से जो कोरल रीफ है वो डिक्लाइन होते जा रहे हैं। एंड इन्होंने बताया है कि वर्ल्ड हेरिटेज फंड से हमें फंडिंग की ज़रूरत है ताकि हम इंटरनेशनल सपोर्ट और अटेंशन लेकर आ सकें। एक्रोपोरा कोरल्स एक तरह से हाईएस्ट लेवल ऑफ कोरल कवर होता है, एंड पिछले 36 सालों में इनको बताया गया है ये नॉर्दर्न पार्ट में आता है बैरियर रीफ के, एंड फास्ट ग्रोइंग, बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग है, एंड बट दीज आर सस्पेक्टेबल टू इन्वायरमेंट प्रेशर्स। ब्लैक कोरल्स ये भी डिस्कवर किए गए हैं एज अ ब्लैक कोरल्स लिविंग 2500 फीट बिलो द सर्फेस ऑफ द कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। पूरे वर्ल्ड में एंड हर डेप्थ में मिलते हैं, एंड इसको डीप सी कोरल्स भी बोलते हैं। दे आर रेयरली ब्लैक बट रादर वेरी इन कलर फ्रॉम वाइट टू रेड, ग्रीन, येलो और ब्राउन। दे फिल्टर फीडर्स एंड ईट टाइनी जू प्लैंक्टन। जू प्लैंक्टन होते हैं उनको ये खाते हैं। जूज़ैंथले कोरल्स, ये द जूलॉजिकल सर्वे ने पहली बार 4 स्पीशीज़ को एक्सट्रैक्ट किया है फ्रॉम वाटर्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार, वहाँ पर हमें मिले हैं जो कि सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके यहाँ पर साइंटिफिक नेम्स गिवन है, एंड जो ओनली टी क्रैसियम है उसको रिपोर्ट किया गया है ये इंडो वेस्ट पैसिफिक में भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, इंक्लूडिंग गल्फ ऑफ एडन एंड पर्शियन गल्फ। तो वेस्टर्न एशिया के वाटर में भी ये डिस्ट्रीब्यूट पाया गया है। ये एक ऐसा कोरल होता है जिसके अंदर जूज़ैंथली नहीं होता, और अपना न्यूट्रिशन ये नॉट फ्रॉम द सन बट फ्रॉम कैप्चरिंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्लैंक्टन से ये लेता है। जू प्लैंक्टन्स पे डिपेंडेंट नहीं है जूज़ैंथली के ऊपर, बट इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन प्लैंक्टन्स। ये डीप सी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, एंड दीज आर फाउंड बिटवीन द रेंज ऑफ 200 मीटर टू 1000 मीटर, एंड शैलो कोस्टल वाटर्स में ये फाउंड होते हैं। अदर बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड इनिशिएटिव्स देख लेते हैं। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ये बेसिकली एडवाइजरी जारी करता है स्ट्रे डॉग्स एंड पेट डॉग्स के लिए बिकॉज ऑफ राइडिंग एट्रोसिटीज अगेंस्ट डॉग, फीडर्स ऑफ डॉग्स एंड केयर गिवर्स। स्टैट्यूटरी बॉडी इस्टेब्लिश किया गया है बाल्लभगढ़ हरियाणा में, इस्टेब्लिश इन 1962 अंडर प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960। मैंडेट यही है कि हमें अननेसेसरी सर्फरिंग नहीं देनी है अंडर पेट एक्ट, एंड एडवाइजरी बॉडी का काम करता है टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड ये इंडिया के वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन, उनको ऑनर किया जाता है UNEP 22 चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड इन एंटरप्रेन्योरशिप विजन कैटेगरी। इन्होंने लीड किया है हरगिला आर्मी को, जो कि ऑल फीमेल ग्रास रूट लेवल कंजर्वेशन मूवमेंट है, ताकि जो ग्रेट एडजेसेंट स्टॉक है उसको एक्सटिंक्शन से बचा सके, पर्टिकुलर इन द स्टेट ऑफ असम।
अब इस अवार्ड के बारे में देखते हैं। इसको 2005 में लाया गया था, जो कि हर साल दिया जाता है। यूएन का हाईएस्ट एनवायरमेंट ऑनर है एंड जितने भी लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फ्रॉम वेरियस सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी कैन पार्टिसिपेट एंड ऑनर्स एंड इंडिविजुअल्स हु जो ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट लेकर आते हैं एनवायरमेंट में, इनको ये दिया जाता है। ऑरेन लैंड, ये जो कि रेजिडेंट्स हैं जैसलमेर के, वो डिमांड कर रहे हैं कि जो हमारा ऑरेन लैंड है उसको आप कंजर्वेटिव सेक्रेट स्पेस में अनाउंस कर दो, उसको अनाउंस कर दे, क्योंकि सीक्रेट स्पीशीज़ हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी में रीच है, इसके अंदर वाटर बॉडी भी है एंड जो ऑर्गन्स हैं यहाँ पर हैबिटेट है इंडियन बस्टर्ड, डेजर्ट कट एंड मैनी अदर स्पीशीज़ एंड यहाँ पर लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग भी लेती है, कम्युनल कंग्रेशंस होते हैं, फेस्टिवल एंड दूसरे सोशल इवेंट्स भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ एलेक्लोफ्लेनिक। ये बेसिकली इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डिमांड किया है बैन इस पर्टिकुलर एसिड का इन कैटल के ऊपर, क्योंकि बेसिकली इट इज़ अ वेटरनरी पेन किलर, जो कि एनिमल्स के लिए पेन किलर है, उसको हम एक्लोफेनेक बोलते हैं। ये एक तरह से मेटाबॉलिज्म क्रिएट करता है इनटू डाइक्लोफेनेक इन वाटर बफलोज एंड काउज विच इवेंचुअली थ्रेटन द वल्चर पॉपुलेशन इन द कंट्रीज। क्योंकि अगर बफलोज और काऊ ये कंज्यूम करते हैं, जब ये मर जाते हैं, इनके जो इनके कार्केसेस होते हैं उसके ऊपर वल्चर फीड करते हैं, जिसकी वजह से इन टर्न वल्चर पॉपुलेशन भी इफेक्ट हो रही है। तो इसका मतलब हमारी एक एनिमल के ऊपर दूसरी जो चेन है वो इफेक्ट हो रही है, जिसको हम फूड चेन बोलते हैं। जो डाइक्लोफेनेक है गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है, ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है जिसको 2006 में बैन कर दिया गया था, क्योंकि इसकी वजह से वल्चर पॉपुलेशन एकदम से खतरे में आ गई थी, बहुत ज़्यादा डिक्लाइन होने लग गई थी। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड, हैदराबाद को ये अवार्ड दिया गया है फॉर रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ एंड जो रिजल्ट्स है वो अनाउंस किए गए हैं इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स। स्पंज ब्लीचिंग के बारे में देखते हैं। जो न्यूजीलैंड है उसको रिकॉर्ड किया गया लार्जेस्ट एवर स्पंज ब्लीचिंग इवेंट ऑफ इट्स सदर्न कोस्ट लाइन। जो स्पंजेस हैं बेसिकली एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जिनके येट पोरस स्केल्टन्स होते हैं, डेंस होते हैं। तो दीज आर द स्पंज ब्लीचिंग जो कि न्यूजीलैंड की कोस्ट में हमें देखने को मिल रहा है एंड ये रीफ्स में काउंट होता है। फीचर्स देखते हैं, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर में होते हैं, स्मॉल फूड पार्टिकल्स के ऊपर फीड करते हैं, मूव कार्बन फ्रॉम वाटर कॉलम टू सी फ्लोर वेयर इट कैन बी इटन बाय बॉटम ड्वेलिंग इनवर्टिब्रेट। जो कार्बन होता है पानी का वो सी फ्लोर में नीचे लेकर जा जाता है ताकि यहाँ पे जो एनिमल्स हैं वो भी फीड कर सके एंड जो हैबिटेट है ये प्रोवाइड करता है फॉर सच स्पीशीज सच एज क्रैब, श्रिम्प्स एंड शार्क फिश, बट दे आर प्रोन टू बीचिंग ड्यू टू ब्लीचिंग, ड्यू टू हीट स्ट्रेस, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर एंड ग्लोबल वार्मिंग। कुछ रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस देखते हैं, फटाफट से देख लेते हैं। स्टेट ऑफ बर्ड लाइफ इंटरनेशनल इसको रिलीज़ करता है। ये एक तरह से नॉन प्रॉफिट ग्लोबल कंजर्वेटरी ग्रुप है एंड ऑफिशियल रेड लिस्ट भी जारी करता है। यानी इंडिया से बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई इसका पार्टनर है। कुछ फाइंडिंग्स देखते हैं, उसमें ये बताया है कि हमारी आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट पे होने पे आ गई है। मेलियो एंड वियतनामीज क्रिस्टा आर एडिड टू द क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट एंड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो स्पीशीज़ हैं वो ऐड किए गए हैं थ्रेटेंड बर्ड स्पीशीज़ के लिस्ट पे बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर, लॉजिंग, हंटिंग, ट्रैपिंग, इन्वेजिव स्पीशीज़, रेजिडेंशियल कमर्शियल डेवलपमेंट, फायर सप्रेशन एंड इसके बाद ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को भी डाला गया है इसके अंदर, क्योंकि ये भी इंडेंजर हो गए हैं इन नदर्न अमेरिका, यूरोप एंड इंडिया। कुछ और थ्रेटेंड स्पीशीज़ हैं जो कि 6.4% फाउंड इन ट्रॉपिकल देन इन टेम्परेट लैटिट्यूड्स। ट्रॉपिकल एरिया है इन इंडिया, इसमें इंडिया इज़ अ ट्रॉपिकल कंट्री, तो वहाँ पे भी जो पर्टिकुलर स्पीशीज़ हैं वो एडअप किए गए हैं। तो दीज आर द स्पीशीज़ जिनको क्रिटिकली इंडेंजर बताया गया है। हिमालयन कोयल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बंगाल फ्लोरिकन, सोशलेबल लैप्सिंग, जॉर्डन, वाइट बिल्ड हिरोइन, रेड हेडेड वल्चर, वाइट रम वल्चर, इंडियन वल्चर, स्लेंडर बिल्ड वल्चर, बल्गेरियन वल्चर, येलो ब्रेस्टेड बंटिंग। अब वेयर इंडियाज बर्ड आर डिक्लाइनिंग, बर्ड्स डिपेंडिंग ऑन हैबिटेट टाइप्स। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बताया गया है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर कम हो रही है, सबसे ज़्यादा कम हो रही है ग्रासलैंड श्रब्स में, फॉरेस्ट में, उसके बाद ग्रासलैंड में, उसके बाद वेटलैंड्स में कम होती नज़र आ रही है। 50% सबसे ज़्यादा डिक्लाइन कर रही है बर्ड स्पीशीज, सबसे ज़्यादा डिक्लाइन कर रही है इंडिया में। 50% सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली डिक्लाइन कर रही है आउट ऑफ 80% एंड 6% स्टेबल पॉपुलेशन है, लेकिन 14% राइजिंग पॉपुलेशन की वजह से भी डिक्लाइन हो रही है एंड 30% भी डिक्लाइन यहाँ पर होने को हमें देखने को मिल रहा है। तो ये पाई चार्ट आप एज इट इज़ अपने मेंस में लिख सकते हो अगर इन्वायरमेंट के ऊपर कोई क्वेश्चन आ रहा है या फिर किसी स्पीशीज़ के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट देख लेते हैं, इसको FAO ने लॉन्च किया है। बेसिकली इंटरेक्शन होते हैं बिटवीन फॉरेस्ट एंड पीपल एंड जो कि बेसिकली हर 2 साल में किया जाता है एंड इनका स्पेसिफिक टॉपिक्स रहते हैं कि कैसे जो पोटेंशियल ऑफ फॉरेस्ट एंड ट्री बेस्ड पाथवेज होते हैं उनको ग्रीन रिकवरी में हमें लेकर आना है। ये फाइंडिंग्स है इसकी कि जो 5 कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है, रशिया, ब्राज़ील, कनाडा, US, अमेरिका एंड चाइना, ये मोर देन 50% ऑफ वर्ल्ड एरिया को कवर करते हैं एंड ये फॉरेस्ट जो है ये ज़्यादा कार्बन
एब्जॉर्ब करती है जितना वो एमिट करती है. एंड रेट ऑफ डिफोरेस्टेशन इज डिक्लाइनिंग बट स्टिल 10 million of hectare area is 2022. Although the declining in the rate of deforestation, so that is a good news कि deforestation पेड़ कटने थोड़े कम होना शुरू हुए हैं. Next is about intergovernmental science policy platform on biodiversity ecosystem service sustainability report, and basically it is on the use of wildlife species. तो इट्स द फर्स्ट काइंड ऑफ रिपोर्ट जो कि हर 4 साल में एक बार आती है. 5 ब्रॉड कैटेगरीज को कवर करती है: फिशिंग, गैदरिंग, लॉजिंग, टेरेस्ट्रियल एंड हार्वेस्टिंग इंक्लूडिंग हंटिंग एंड नॉन एक्सट्रैक्टिव प्रैक्टिसेस सच एज ऑब्जर्विंग. अब इस IPBES के बारे में देखते हैं. 2012 में ही आई है, इंडिपेंडेंट है, इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, साइंस पॉलिसी इंटरफेस को लेकर आती है ताकि हम कंजर्व कर सके सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लॉन्ग टर्म ह्यूमन वेलबींग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इंडिया भी इसका मेंबर है, बट आपको ये ध्यान रखना है ये UN की बॉडी नहीं है. हाउएवर जो UNEP है वो उसको सेक्रेटरीट प्रोवाइड करता है, और जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं US के वो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बनने के लिए एलिजिबल हैं. स्टेट ऑफ मैंग्रोव्स 2022 ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस इसको रिलीज़ करता है. एंड यहाँ पर बताया गया है कितना हमारा एरिया पहले से ज़्यादा थ्रेटन होने लग गया है, एंड पहले से भी बताया गया है ड्यू टू इम्प्रूव्ड मैप एंड रादर रियल गेन्स. तो हमने मैपिंग सिस्टम इम्प्रूव किया है सो दैट वी गेट टू नो द रियल पिक्चर अबाउट वेटलैंड मैंग्रोव्स. द रेट ऑफ लॉस ये काफ़ी डिमिनिश हुआ है, जो 66 किलोमीटर स्क्वायर का जो मैंग्रोव एरिया है वो कम होता जा रहा है. हमारे लिए मैटर करता है ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस. ये एक तरह से लॉन्च हुआ 2018 में एट द वर्ल्ड ओशन समिट बाय IUCN, कंजर्वेटरी नेशनल एंड WWF एंड TNC. ऑब्जेक्टिव यही है कि हमें कंजर्व करना है हैबिटेट को थ्रू कंजर्वेशन एंड इक्विटेबल मैनेजमेंट. काफ़ी सारे रिसर्च पार्टनर्स आए हैं. क्या हमें ध्यान देखना है? 3 मेजर एरियाज पे: हॉल्टिंग मैंग्रोव लॉज, साइंस बेस्ड रिस्टोरेशन लेकर आनी है एंड अवेयरनेस लेकर आनी है. इसके अंदर 30 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि मेंबर कोऑर्डिनेट्स लेकर आए हैं, एंड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे आर आल्सो पार्टिसिपेटिंग इन दिस पर्टिकुलर एरिया, एंड इट रिलीजेस द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड मैंग्रोव रिपोर्ट and runs a number of initiatives for mangroves. These are the initiatives that it runs for the, and it covers following countries: Bangladesh, Cambodia, Indonesia, Maldives, Myanmar, Pakistan, Seychelles, Sri Lanka, Thailand and Vietnam. नेक्स्ट इज अबाउट लिविंग प्लानट रिपोर्ट एंड लिविंग प्लानट इंडेक्स. ये WWF इसको लॉन्च करता है. ये भी UPSC ने डायरेक्ट क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा गया है. WWF इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्विट्जरलैंड बेस्ड है. 2 साल में एक बार अपनी रिपोर्ट रिलीज करता है एंड बताते हैं कि कैसे स्पीशीज जो इन्वायरमेंटल प्रेशर है उसके अंदर रिएक्ट करते हैं. इसका जो रिपोर्ट का टाइटल था दैट वाज बिल्डिंग अ नेचर पॉजिटिव सोसाइटी. अब लिविंग प्लैनेट इंडेक्स देखते हैं. वर्ल्ड का बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को मेजर करता है फ्रॉम टेरेस्ट्रियल, फ्रेश वाटर, मैरीन हैबिटेट्स, एंड इसको अडॉप्ट किया गया है बाय द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ताकि एक तरह से इंडिकेटर की तरह हम ले सकें एज अ प्रोग्रेस टुवर्ड्स अटेनिंग ऑफ द टारगेट्स, एंड जो हमारे पोस्ट 2020 गोल्स है उसमें भी ये अहम भूमिका निभाता है. अब फाइंडिंग्स देखते हैं कि 69% डिक्लाइन आया है वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन ऑफ मैमल्स, बर्ड्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एंड हाईएस्ट डिक्लाइन लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन रीजन में देखने को मिला है. ग्लोबल फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट रिपोर्ट ये एक तरह से इंडिपेंडेंट सिविल सोसाइटी लेड इनिशिएटिव है. ये भी बताता है कि कैसे जो हमारा कंजर्वेशन एफर्ट्स है दे आर वर्किंग, बट स्टिल डिफोरेस्टेशन रेट्स डिक्लाइन हुए 6.3% से. टारगेट था 10% का. जो कम्युनिटी ड्रिवन ट्री कवर लॉस है वो भी 6% डिक्लाइन हुआ था, लेकिन टारगेट 20% का. मिटिगेशन फाइनेंस फॉरेस्ट का, लेकिन टारगेट 460 का, जो कि अभी 2.3 बिलियन ही हो पाया है. एंड जो गवर्नेंस है फॉरेस्ट की वो अभी तक इतनी स्ट्रांग नहीं हुई है. एंड टारगेट लीगल एंड पॉलिसी मेजर्स भी अभी सभी कंट्रीज में वैलिड नहीं हुआ है. 4 चीज़ों को ये देखता है. मेजर 4 थीम्स: ओवर आर्किंग फॉरेस्ट गोल्स दैट इज एंडिंग द लॉस एंड डिग्रेडेशन, जो हमारे नेचुरल फॉरेस्ट है उसका डिग्रेडेशन कम करना है. सस्टेनेबल प्रोडक्शन लेकर आना है. फॉरेस्ट गवर्नेंस लेकर आना है जहाँ पर इंस्टीट्यूशंस लीगल फ्रेमवर्क हमें मिले, एंड फॉरेस्ट को फाइनेंसिंग का भी ध्यान रखना है. सो दैट वाज द थिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट टॉपिक. नेक्स्ट वन इज अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ये डेवलपमेंट रिपोर्ट आई है 2022. इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क रिलीज करता है, जो कि आया था 2012 में. एक तरह से यूएन सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने इसको मोबिलाइज किया था, ग्लोबल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टाइज, ताकि हम प्रमोट कर सके प्रैक्टिकल सोल्यूशन प्रोवाइड कर सके फॉर द प्रॉब्लम, एंड इम्प्लीमेंट करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड पेरिस क्लाइमेट चेंज. ये काफ़ी ज़्यादा यूएन एजेंसीज या दूसरे मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर काम करता है टू मोबिलाइज एफर्ट्स टुवर्ड द 6 ट्रांसफॉर्मेटिव फ्रेमवर्क. इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इन द US स्टेट्स एंड अ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन 1909 में फ्रांस में ये आया था.
इंडिया को 121 रैंक दिया गया है 163 कंट्रीज़ में। एंड इसके रिपोर्ट के बारे में मेजर देखते हैं, जहाँ पर एक कंट्री का स्टैंडर्ड असेस किया गया है कि उन्होंने कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर लिया है। फॉर द सेकेंड ईयर इन वर्ल्ड इज़ नो लॉन्गर मेकिंग प्रोग्रेस। अब दूसरे बार ऐसा हुआ है कि हमें जब ये रिपोर्ट आई है दूसरी बार, उसमें अभी तक किसी भी कंट्री ने प्रोग्रेस नहीं दिखाया गया है इन द अटेनमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्रेस। 2020 इंटरनेशनल स्पिल ओवर इंडेक्स पे देखे जाए तो रिच कंट्रीज जनरेट नेगेटिव इंटरनेशनल स्पिल ओवर्स नोटेबली थ्रू अनसस्टेनेबल कंजम्पशन। एंड जो स्पिल ओवर इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री फ्रॉम अनरिलेटेड इवेंट्स हैपनिंग इन अनदर कंट्री। सपोज अब वर्ल्ड वॉर चल रहा है, अगर हम जस्ट फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, अब जैसे सिविल वॉर चल रहा है बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, तो उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट तो दूसरी कंट्रीज पर भी आ रहा है ना, तो दैट इज कॉल्ड स्पिल ओवर इफेक्ट। पीस, डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल कॉपरेशन, ये पहली 3 कंडीशन है अगर हमें प्रोग्रेस लेकर आना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, एंड दीज आर योर SDGs। अब इंडिया का परफॉर्मेंस देखते हैं। इंडिया स्लिप्ड हुआ है अपने रैंक में लगातार 3 साल, फ्रॉम 117 से अब कहाँ पर आ गया है 121। तो इंडिया की हालत बहुत बुरी चलती रही है। इंडिया ने ऑल द 2 गोल को अचीव कर लिया गया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12 एंड 13, बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट 4 जो गोल है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एंड ऑल्सो इन सस्टेनेबल गवर्नमेंट 3, 1, 7, 10, एंड यहाँ पर भी इन पर्टिकुलर गोल्स में चैलेंजेस रहे हैं। एक बार देख लेना, गो थ्रू कर लेना कौन कौन से गोल कौन से किससे रिलेटेड हैं। अब कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोऑपरेशन फ्रेमवर्क के ऊपर देख लेते हैं। एक तरह से सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जो कैप्चर करता है आइडेंटिटी ऑफ 26 एंटिटीज, प्लान्स एंड प्रोग्राम्स इन इंडिया, एंड ये लाइन करता है 4 पिलर्स ऑफ द 2020 एजेंडा: पीपल, प्रोस्पेरिटी, प्लानट एंड पार्टिसिपेशन, एंड विद इंडियाज नेशनल प्रायोरिटीज। 6 आउटकम इस एरिया है: हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्वायरमेंट, एम्पावरिंग पीपल, कम्युनिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पर डाटा है, इंडिया इज अ सिग्नेटरी एंड इंडिया विल कंप्लीट 75 years ऑफ इंडिपेंडेंस। सस्टेनेबल सिटीज़ इंटीग्रेटेड अप्रोच पायलट प्रोजेक्ट, ये UN हैबिटेट ने अपनी जो फाइंडिंग्स है बेस्ड अपॉन द इंटीग्रेटेड अप्रोच पायलट प्रोजेक्ट ऑन सस्टेनेबल सिटीज़, उसको हाईलाइट किया है कि जो जयपुर का अर्बन डेवलपमेंट है टू प्रपोज स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशंस, एंड वहाँ पर हमें कुछ डेवलपमेंट लेकर आनी है। अब इस प्रोजेक्ट के बारे में देख लेते हैं। इसको UNIDO एंड UN हैबिटेट इंप्लीमेंट करता है, इंडिया से मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, GEF इसकी फंडिंग है। 5 सिटीज़ को कवर कर रहे हैं: जयपुर, मैसूर, विजयवाड़ा, गुंटूर एंड भोपाल। यही है कि हमें ऐसी स्ट्रैटेजीज लेकर आनी है, ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो सके ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में, ग्रीन हाउस एमिशन को कम कर सके एंड पीपल पार्टिसिपेशन हो सके। एंड अर्बन सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क हमें बनाना है, एंड इट इज़ डिजाइंड एज डिसीजन सपोर्ट टूल है for municipal commissioners and urban practitioners to support sustainable and resilient urban planning and management of cities in India. जयपुर ने रिसीव किया है ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी रेटिंग ऑफ 3 इन पर्टिकुलर फ्रेमवर्क। अब UN हैबिटेट के बारे में देखते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आया है। एक तरह से UN एजेंसी है फॉर ह्यूमन सेटलमेंट, मैंडेटेड बाय UNGA, सोशल इन्वायरमेंट सस्टेनेबल टाउन एंड सिटीज़ को प्रमोट करने की बात करता है। इसकी पब्लिकेशंस है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड सिटीज़, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ह्यूमन सेटलमेंट्स, अर्बन न्यू एजेंडा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, लोकल बॉडीज, द फ्यूचर वी वांट। सो ऑल द थिंग्स आर रिलेटेड विद द ह्यूमन सेटलमेंट, सो यू शुड कीप दिस थिंग्स इन माइंड। अदर सस्टेनेबल हैबिटेट इनिशिएटिव्स देखते हैं। 11th वर्ल्ड अर्बन फोरम 2022, इसको हेल्ड किया गया था कोटा वाइस में, पोलैंड में, एंड ये प्रीमियर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है ऑन सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन, जिसको को ऑर्गेनाइज किया गया है बाय UN हैबिटेट। जो WUF है, दैट इज़ वर्ल्ड अर्बन फोरम, इसको 2001 में इस्टेब्लिश किया गया था बाय द UN, ताकि हम रैपिड अर्बनाइजेशन को एग्जामिन कर सकें और उसका इम्पैक्ट देख सकें कि दूसरे एरियाज़ पर कैसा हो रहा है। जो पहली इसकी ऑर्गेनाइजेशन थी वो 2002 में किया गया था, और जो 11th हुई है वो भी जो कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस ने: नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ अर्बन अफेयर्स, क्लाइमेट सेंटर फॉर सिटीज़, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इंडिया। इन्होंने इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल कोलिशन प्लेटफॉर्म फॉर अर्बन नेचर बेस्ड सोल्यूशन को लॉन्च किया है। नेक्स्ट वन इज़ ग्रीहा, दैट इज़ ग्रीन रेटिंग्स। न्यू दिल्ली को अवार्ड मिला है, हैज़ वन द ग्रीहा एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस अवार्ड। देखते हैं क्यों मिला है। ग्रीहा को डेवलप किया गया टेरी ने, जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, एंड क्योंकि यहाँ पर ग्रीन बिल्डिंग्स के बेसिस पर नेशनल रेटिंग दिया जाता है गवर्नमेंट के 12 इन 2007, एंड ये इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस देखता है बिल्डिंग की एंड ओवर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। इट इज़ ऑल्सो रिकॉग्नाइज इंडियाज ओन ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम इन इंडियाज कमिटेड टू UNFCCC टारगेट्स। तो बेसिकली ये ग्रीहा इंडिया का ही
ग्रीन रेटिंग सिस्टम है। सिटीज़ के बारे में देखते हैं। ये नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ अर्बन अफेयर्स ने सिटीज़ प्रोग्राम के अंदर ऑर्गेनाइज किया है। जॉइंट प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी यूरोपियन यूनियन एंड NIUA भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। वही है हमें प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस करना है, टेक्निकल असिस्टेंस दे रहा है एंड फंड करने प्रोग्राम टू फंड स्मार्ट सिटीज़ प्रोजेक्ट थ्रू अ चैलेंज प्रोसेस। इंडियाज फर्स्ट सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स फ्रेमवर्क आया है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसको अप्रूव कर दिया है। जो ग्रीन बॉन्ड्स हैं 2017 में लॉन्च किए गए थे। सेबी ने बॉट किया है डिस्क्लोजर नॉर्म फॉर ग्रीन बॉन्ड्स, जहां पर इशूर को डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि उसमें कितनी इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना है जब ये बॉन्ड्स को लॉन्च करेगा। सबसे ज़्यादा जो फर्स्ट ग्रीन बॉन्ड है वो येस बैंक ने 2015 में लॉन्च किए थे। ग्रीन बॉन्ड्स होते क्या हैं? एक तरह से फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है जिसको डिज़ाइन किया गया टू सपोर्ट स्पेसिफिक क्लाइमेट रिलेटेड और इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट्स। बेसिकली ग्रीन प्रोजेक्ट्स में फाइनेंस करने के लिए लॉन्च किया गया है। गवर्नमेंट इसको लॉन्च करती है। यूनियन बजट 22-23 में इसको अनाउंस किया गया था। काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज हैं, जैसे इंकरेजेस ग्रीन एफिशिएंसी, रिड्यूसेस कार्बन गैस एमिशंस, दीज आर द क्राइटेरिया। एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन प्रोजेक्ट्स में ही इसकी इन्वेस्टमेंट होगी। ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन, वाटर मैनेजमेंट, ग्रीन बिल्डिंग। बट इसके अंदर क्या क्या चीज़ें नहीं आएंगी, दिस इज़ इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियर पावर जनरेशन, लैंडफिल प्रोजेक्ट, डायरेक्ट वेस्ट इंसिनरेशन, हाइड्रो पावर प्लांट्स लार्जर दैन 25 मेगावाट, ये इसके अंदर नहीं आएंगे। ग्रीन फाइनेंस कमेटी भी इसके अंदर सेटअप की गई है एंड जो भी इसके प्रोसीड्स होंगे वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएंगे सीधा, दैट इज़ गवर्नमेंट ट्रेजरी में ये जाएंगे। नेक्स्ट अबाउट म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड। सेबी ने अनाउंस किया है कि म्यूनिसिपल डेट सिक्योरिटीज़ को अब जो है वो ग्रीन बॉन्ड्स भी इशू कर सकते हैं, बट उनकी कुछ डेडलाइंस है, गाइडलाइंस है जो उनको फॉलो करना है। इसके लिए भी सेम ग्रीन प्रोजेक्ट्स ही वैलिड है। अब ब्लू बॉन्ड्स भी उन्होंने लेकर आए हैं फॉर द मोड ऑफ सस्टेनेबल फ्यूचर। ये बेसिकली हेल्दी ओशन एंड ब्लू इकोनॉमीज़ में इन्वेस्टमेंट के लिए लेकर आया गया है। जो ब्लू इकोनॉमी है, सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन रिसोर्सेज, ताकि उसका ग्रोथ लाइवलीहुड फॉर द जॉब हो सके। यहाँ से प्राइवेट सेक्टर से कैपिटल मोबिलाइजेशन की भी बात करी है ताकि ब्लू इकोनॉमी को सपोर्ट किया जा सके। एंड ओशन रिसोर्स माइनिंग, सस्टेनेबल फिशिंग, नेशनल ऑफशोर विंड पॉलिसी, इसके अंदर इंडिया अप्लॉय कर सकता है ग्रीन बॉन्ड्स। ग्रीन परमिट्स की बात करते हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट है उन्होंने एक्सटेंड किया है ग्रीन परमिट्स का टेन्योर को। एंड ये किस किस प्रोजेक्ट के लिए एक्सटेंड हुआ है वो देख लेते हैं। जैसे कि रिवर वैली प्रोजेक्ट जिनका 13 साल की वैलिडिटी होगी। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स, जो प्रोजेक्ट्स who have the processing of nuclear fuel to have 15 years validity, and जो प्रोजेक्ट्स एंड एक्टिविटीज़ है जो माइनिंग और रिवर वैली प्रोजेक्ट्स एक्सक्लूड है उनकी वैलिडिटी 10 years तक एक्सटेंड कर दी गई है, क्योंकि जो माइनिंग लीजेस है उनको 50 साल का एंड EC को 30 साल का हमने टेन्योर एक्सटेंड किया हुआ है। अब देखते हैं एक्सटेंशन की क्या ज़रूरत है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट या जितने भी हैवी पावर प्लांट्स होते हैं उनका हाई जेस्टेशन पीरियड होता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्लियरेंसेस की ज़रूरत होती है, इसलिए उसका टाइम और इवन लोकल कंसर्न्स को भी देखना होता है, इसलिए प्रोजेक्ट्स का टाइम एक्सटेंड कर दिया गया है। अब इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में देखते हैं। 2006 इसके अंदर हमें क्लियरेंस लेना पड़ता है गवर्नमेंट से बिफोर सेटिंग अप एनी प्रोजेक्ट। ये एग्जाम्प्ट करता है हाईवे प्रोजेक्ट्स को रिलेटेड टू डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस विद इन 100 किलोमीटर ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल और बॉर्डर। तो 100 मीटर के दायरे में ये एग्जाम्प्ट करता है कि विद इन 100 किलोमीटर आप कोई भी चीज़ एक्सटेब्लिश नहीं कर सकते। बायोमास प्लांट के लिए भी एग्जाम्पशन को इंक्रीज करता है। एग्जाम्स प्रोजेक्ट्स पर्टेनिंग टू एक्सपेंशन ऑफ टर्मिनल बिल्डिंग्स को भी, एंड जो भी प्रोजेक्ट बी कैटेगरी में आता है ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस उनको अप्रेजल चाहिए होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। एंड ये कौन कौन से आता है? नेशनल डिफेंस स्ट्रेटेजिक नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन अकाउंट ऑफ एक्सीडेंट्स सच एज पेंडेमिक्स, नेचुरल डिजास्टर्स, ताकि हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली एक्टिविटीज़ लेकर आ सकें इंटरनेशनल प्रोग्राम्स और स्कीम्स और मिशंस। अब इसी के बारे में देखते हैं। जो फर्स्ट मैंडेटरी है वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर लाया गया था ताकि हम एक्सपैंड कर सकें, मॉडर्नाइज कर सकें, नए प्लांट को सेटअप कर सकें द शेड्यूल 1 ऑफ नोटिफिकेशन। एंड इट इज़ मेंशन्ड इन द IN Environmental Impact Assessment Notification 2006 and its subsequent amendments। अब रूल्स देखते हैं 2006 के लिए कि इसके लिए हमें पहले एनवायरमेंट क्लियरेंस की ज़रूरत है। कौन कौन से प्लांट्स के लिए ज़रूरत होती है? माइनिंग, थर्मल पावर प्लांट्स, रिवर वैली, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज लाइक इलेक्ट्रोप्लेटिंग और फाउंडिंग यूनिट्स टू गेट। अब प्रोजेक्ट्स इसके 4 स्टेजेस होती है। सबसे पहले आपको स्क्रीनिंग करानी होती है, उसके बाद स्कूपिंग, देन पब्लिक कंसल्टेशन, देन अप्रेजल। जो टाइम पीरियड होता है 105 डेज़ का होता है, जिसके अंदर अप्रेजल का टाइम भी इंक्लूडेड है। कैटेगराइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट की देखा होगा था कि कितना इम्पैक्ट है या क्या पोटेंशियल इम्पैक्ट हो सकता है ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड मैन मेड रिसोर्सेज।
कैटेगरी एंड कैटेगरी प्रोजेक्ट्स को पब्लिक कमीशन अंडरटेक करता है, फिर वो स्टडी करेगा, उसके बाद ही देखा जाता है कि दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इज वेदर अलाउड फॉर वर्क मोड और नॉट। उसके बाद पब्लिक हियरिंग होती है जो कि कंप्लीट की जाता है 45 दिन के अंदर, जब से रिक्वेस्ट मिली है एप्लीकेंट की। तो दीज आर द प्रोसेस कि पहले आइडेंटिफाई करनी होती है लोकेशन, फिर उसके बाद स्क्रीनिंग करनी होगी, फिर कंडक्ट्स IEA अगर ज़रूरत है हमें, देन NOC की एप्लीकेशन की ज़रूरत है, फिर जो एप्लीकेशन है वो एनवायरनमेंट क्लियरेंस के लिए वेट करेगी, फिर उसके बाद अप्रेजल कमेटी देखेगी, वो पहले देखेगी कि क्या चेंजेस की ज़रूरत है हमें, या फिर जैसा प्रोजेक्ट था वैसे ही हम उसके चेंजेस एक्सेप्ट कर लेते हैं, या फिर वो आउटराइटली उसको रिजेक्ट भी कर सकती है। तो यहाँ पर बताया गया है कैटेगरी ए प्रोजेक्ट्स एंड कैटेगरी बी प्रोजेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। जो कैटेगरी ए प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से क्लियरेंस की ज़रूरत होती है, और जो कैटेगरी बी होती है उनको स्टेट UT से परमिशन लेने की ज़रूरत होती है। जो B1 प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको अप्रेजल की ज़रूरत होती है पहले बिफोर ग्रांटिंग द एनवायरनमेंट क्लियरेंस, और जो कैटेगरी B2 प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको अप्रेजल की ज़रूरत नहीं होती, उनको रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती फॉर द एनवायरनमेंट क्लियरेंस। स्टेट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटीज़, ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट के अंदर ही आता है, NGT ने डायरेक्ट किया है ताकि आप एक पैटर्न बनाओ एंड गाइडलाइंस बनाओ ताकि हम टू बी फॉलोड बाय स्टेट इम्पैक्ट अथॉरिटीज़। तो यहाँ पर बताया गया क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन्वायरमेंटल क्लियरेंस देने के लिए, असेस करें प्रोजेक्ट्स को ऑन पीपल एंड इन्वायरमेंट। यहाँ पर ड्राफ्ट भी लेकर आया गया है जिसको पब्लिश किया गया है बाय ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड बोर्ड एंड ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव। एंड ग्लोबल जो है रिपोर्टिंग इनिशिएटिव एक तरह से ग्लोबल एंटिटी है जो बिजनेस को रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है कि अपने इम्पैक्ट के लिए आप रिस्पॉन्सिबल खुद हो अगर उसका इम्पैक्ट बायोडाइवर्सिटी पर हो रहा है। लास्ट रिपोर्ट 2006 में आई गई थी। नेक्स्ट वन इज क्लाउड फॉरेस्ट एसेट्स। ये एक नई रिपोर्ट आई है, क्लाउड फॉरेस्ट एसेट्स फाइनेंसिंग अ वैल्यूएबल नेचर बेस्ड सॉल्यूशन। इसको रिलीज़ किया गया है बाय अर्थ सिक्योरिटी जो कि एक नेचर बेस्ड असेसमेंट मैनेजमेंट एडवाइजरी फर्म है। अब जो न्यूज़ में क्यों है यहाँ पर बताया गया है जो क्लाउड फॉरेस्ट बॉन्ड्स है आर अ पार्ट ऑफ नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस एंड देयर फाइनेंसिंग टू प्रोटेक्ट दिस क्लाउड फॉरेस्ट। अब देखते हैं कि क्लाउड फॉरेस्ट होता क्या है। क्लाउड फॉरेस्ट वो एरिया होता है फॉरेस्ट का जो 10% एरिया, जो फॉरेस्ट कवर का 10% एरिया ज़्यादा होता है एंड फोक प्रेजेंट ग्रेटर देन 70% ऑफ द टाइम, और उस पर्टिकुलर एरिया में 70% ज़्यादा देर या ज़्यादा फॉग प्रेजेंट रहती है। ये बिटवीन 1500 से 3000 अबव सी लेवल पर मिलती है। कूलर एंड वेटर होती है फॉरेस्ट से, शॉर्टर ट्रीज होते हैं कवर्ड इन फर्न्स एंड मोसेस एंड ग्राउंड लेवल क्लाउड्स भी ब्लैंकेटेड होते हैं। तो बेसिकली इसका बेनिफिट्स क्या है, रिसोर्स मोनेटाइजेशन होगा अगर हम इसको क्लाउड फॉरेस्ट बॉन्ड्स लॉन्च करते हैं। ट्रू पोटेंशियल हमारी इकोसिस्टम सर्विस की रिलीज़ की जाएगी, प्रोटेक्ट की जाएगी। ग्रीन इकोनॉमिक तरफ हम जाएंगे, क्लाइमेट चेंज को कॉम्पैक्ट किया जाएगा, फाइनेंशियल मैकेनिज्म एंड लोकल कम्युनिटीज भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे फॉर द कैपेसिटी बिल्डिंग। CF25 इनिशिएटिव के बारे में देखते हैं। ये ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं जो कि रिवर हेड स्ट्रीम पर फाउंड होते हैं एंड दे आर मोस्टली कवर्ड विद क्लाउड्स। यहाँ पर क्लीन वाटर होता है जो कि कम्युनिटीज़, इंडस्ट्रीज, हाइड्रो पावर प्लांट्स के लिए यूज़ में आता है एंड 90% जो होता है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में है एंड 5% डेवलप्ड कंट्रीज़ में है। एक तरह से इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव्स है जहाँ पर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है फाइनेंशियल उनको एक साथ लेकर जाए एंड बताया जाए कि आप इन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फाइनेंसिंग मैकेनिज्म यहाँ दिए गए हैं, कैसे वाटर पेमेंट्स होते हैं ताकि जो भी वाटर यूज़ कर रहा है, जैसे हाइड्रो पावर डैम्स कर रहे हैं तो उनको कुछ कंप्लायंस नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे। सॉवरेन कार्बन होता है, ये भी फॉरेस्ट कार्बन की बात करते हैं। सॉवरेन एंड सब सॉवरेन जुरिडिक्शन स्केल्स, ये भी वाइडर या लो ट्रॉपिकल वेटलैंड रेन फॉरेस्ट एरिया को कवर करता है एंड ये प्रपोज करता है क्लाउड फॉरेस्ट बॉन्ड जो कि इशू किए जाते हैं विद सच कलेक्टिव मैकेनिज्म्स। ये एक तरह से डेट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो फाइनेंस इकट्ठा करते हैं फॉर क्लाउड फॉरेस्ट एंड इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। व्हाट इज़ नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस? नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस होते हैं जो कि हम एक्शंस लेते हैं ताकि हम अपने नेचुरल इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकें। सोशल चेंजेस को ये एड्रेस करते हैं जैसे क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन हेल्थ, फूड, वाटर सिक्योरिटी, डिजास्टर एंड ह्यूमन वेलबींग एंड बायोडाइवर्सिटी में भी हेल्प करते हैं। लीवरेज नेचुरल पावर ऑफ हेल्थ इकोसिस्टम टू प्रिवेंट पीपल, ऑप्टिमाइज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेफगार्ड स्टेबल एंड बायोडाइवर्स फ्यूचर। अब नेचर बेस्ड सॉल्यूशन में क्या आता है, रिस्टोर करना है हमें नेचर को, इशूज स्पेसिफिक उसको समझना है, फिर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है, मैनेजमेंट प्रोटेक्शन भी हमें लेकर आनी है। यहाँ पर ह्यूमन वेलबींग एंड बायोडाइवर्सिटी बेनिफिट्स हम सब चीज़ें देख रहे हैं। बेनिफिट्स देखते हैं इसके क्या है, एडेप्टेशन, मिटिगेशन एंड रेजिलियंस। दीज आर द 3 मेजर बेनिफिट्स दैट दीज पर्टिकुलर सॉल्यूशंस आर प्रोवाइडिंग।
NBS for tackling climate change. Obviously it will help in tackling climate change also, क्योंकि यहाँ पर major functionalities जो हैं that are the nature things only, that is forest, grasslands, mangroves and wetlands, because these are the things that helps in carbon storage in vegetation, carbon storage in soils, storm surge accentuation and flood water retention में ये help करती हैं, and ये degradation को avoid करती है, प्रोटेक्ट, रिस्टोर, मैनेज करती है इन अ क्लाइमेट चेंज कंटेक्स्ट। यहाँ पर जो टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है उसको रिड्यूस करती है, क्योंकि ये कार्बन सीक्वेंसिंग करती है, एंड यहाँ पर जो हजार्ड्स होते हैं उसको भी लिमिट करते हैं, उनकी वल्नरेबिलिटी को भी कम करते हैं। तो एक तरह से नया इनिशिएटिव है जिसको आप एग्जाम्पल में मेंशन कर सकते हैं। स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर रिपोर्ट, ये भी आया गया है जो कि नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, UNEP एंड ELD का इनिशिएटिव है। यहाँ पर बताया गया है कि हमें जो ट्रू वैल्यू है लैंड की, उनको डिसीजन मेकिंग में लेकर आया जा सके, एंड हम बात करें कि उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करें फॉर सस्टेनेबल लैंड यूज़। इसको 2011 में लॉन्च किया गया है बाय जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट एंड बाय द UNCCD एंड द यूरोपियन कमीशन। क्वान्टिफाई करता है पब्लिक एंड प्राइवेट फाइनेंस फ्लोज टू नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस, ताकि आप ग्लोबल चैलेंजेस को टैकल कर सको, टू बायोडाइवर्सिटी लॉस, लैंड डिग्रेडेशन एंड क्लाइमेट चेंज। ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ओशन थर्मल एनर्जी, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी है, एक तरह से ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, एंड इस्टेब्लिश कर इंडियाज फर्स्ट ओशन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन प्लांट। यहाँ पर बताया गया है कि इसकी जो कैपेसिटी होगी दैट विल बी 65 किलोवाट इन कारावती लक्षद्वीप, बट यहाँ पर जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो हम अपनी ही टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, बाहर की टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर रहे। ये लो टेम्परेचर थर्मल डिस्टिलेशन में हेल्प करेगी, जो कि डिसैलिनेशन पावर प्लांट है, जो सी वाटर है उसको पीने के लिए बनाएगी। 1980 में भी इंडिया ने प्लांट सेटअप किया था इन तमिलनाडु कोस्ट, बट उसको अबंडन कर दिया गया था। तो अब ये ओशन थर्मल कंजर्वेशन लेकर आ गया है इन लक्षद्वीप आइलैंड। इसका जो प्रोसेस होता है कि हमें एनर्जी ऐसी प्रोड्यूस करनी है बाय हार्नेसिंग द टेम्परेचर डिफरेंसेस, जो थर्मल ग्रेडियंट्स होते हैं सी वाटर, ओशन टेम्परेचर एंड डीप ओशन वाटर्स के बीच में, उसको टेम्परेचर को बैलेंस करना है। जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं वहाँ पर जो सरफेस वाटर होता है वो ज़्यादा हीटअप होता है बिकॉज ऑफ द सन, जबकि जो नीचे वाला पानी होता है वो उतना गर्म नहीं होता। तो इसकी वजह से जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के काम आता है, एंड हम ओशन वाटर को डिसैलिनाइज भी कर सकते हैं। वार्म सरफेस टेम्परेचर 25 से 35 डिग्री तक होता है, लेकिन जबकि कोल्ड जो डीप सी वाटर होता है वो 3 से 7 डिग्री सेल्सियस तक किया जाता है। एंड इंडिया के पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, एंड ऑब्वियसली इंडिया इज़ अ ट्रॉपिकल कंट्री, तो उसके पास ह्यूज ये टेम्परेचर ओशन थर्मल डिफ्रेंसिएशन है, जिसकी वजह से वो पानी को एक्सट्रैक्ट कर सकता है। अदर फॉर्म्स ऑफ ओशन बेस्ड एनर्जी कौन कौन से? वेव एनर्जी, जो कि वेव्स आती हैं उससे हम जनरेट कर सकते हैं। करंट एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी को यूज़ करते हैं। देन टाइडल एनर्जी, जो टाइडल वेव डिफरेंसेस होते हैं हाई टाइड एंड लो टाइड के बीच में, उसको हम कैप्चर करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। एंड ये जो पानी है इट विल बी यूजफुल फॉर कमर्शियल प्रोडक्ट्स एज वेल, एयर कंडीशनिंग, एक्वाकल्चर के लिए भी यूजफुल है, एंड पोटेंशियल टू पोर्टेबल वाटर, हाइड्रोजन, अमोनिया में भी ये हम इसको देख सकते हैं। चैलेंजेस देखते हैं इसके साथ क्या है। हाई अपफ्रंट कैपिटल कॉस्ट, करंटली एट प्री जो हमें R&D की ज़रूरत है, बट मैरीन ऑर्गेनाइजेशन एंड इकोसिस्टम में भी इम्पैक्ट हो सकता है ड्यू टू डिस्चार्ज ऑफ कूलर डेंसर न्यूट्रिएंट रिच वाटर, जो कि अदर पॉल्यूटेंट्स के साथ डिस्चार्ज होगा, दैट कैन बी यूज्ड फॉर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स ऑल्सो। तो दीज आर द चैलेंजेस, बिकॉज ये एक्सीडेंटल भी रिलीज हो सकता है बायोसाइड, जब हम वो ट्रीटेड वाटर डायरेक्टली ओशन में रिलीज करेंगे, दैट कैन इम्पैक्ट द मैरीन लाइफ ऑल्सो। सिंधुजा वन के बारे में देखते हैं। एक तरह से ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर डेवलप्ड है, IIT मद्रास ने किया है। ये फ्लोटिंग बायोस स्पार इलेक्ट्रिक मॉड्यूल कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिक मॉड्यूल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है रिलेटिव मोशन का यूज़ करके बिटवीन फ्लोटिंग बायो, दैट इज मूविंग अप एंड डाउन ऑफ वेव्स बोलते हैं जिसको, एंड फिक्स्ड स्पार पासिंग थ्रू बायो सेंटर। इससे क्या होगा, हम इंडिया की एनर्जी क्लाइमेटिक नीड्स को मीट कर पाएंगे, एंड इंडिया का जो टारगेट है कि हमें 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करनी है बाय 2030, वो हम पूरा कर पाएंगे। सी वाटर स्टोर्स टाइडल वेव एंड ओशन थर्मल एनर्जी, ऑब्वियसली यहाँ पर भी हम अपने टारगेट को पूरा कर पाएंगे। इससे क्या होगा, कोई पोल्यूशन नहीं होगा, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, प्रिडिक्टेबल लेस वोलेटाइल होगा इन कंपेरेबल टू अदर वोलेटाइल रिसोर्सेज। बट इसकी कॉस्ट इंस्टॉलेशन ये थोड़ा महंगा पड़ेगा, मरीन लाइफ एंड नेविगेशन को भी थ्रेट हो सकता है, एंड नेचुरल फोर्सेस को भी डिस्ट्रक्शन यहाँ पर हो सकती है।
नेक्स्ट इज अबाउट कोल गैसिफिकेशन। जो यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने अलाउ किया है कंसेशन 50% रेवेन्यू में फॉर कोल गैसिफिकेशन। अब बेसिक्स देखते हैं कोल गैसिफिकेशन के। यहाँ पर 3 कंपोनेंट्स है, ऑक्सीजन, कोल एंड वाटर। बेसिकली कोल गैसिफिकेशन क्या होता है कि हमें कोल को सिंथेटिक गैस में, जिसको हम बोलते हैं साइन गैस, उसमें कन्वर्जन करना होता है, जो कि मिक्सचर होता है गैसेस का H2+ CO एंड CO2। ये एक तरह से इंसिटू प्रोसेस है। इंसिटू मतलब जहाँ पर साइट पर ही किया जाता है, हमें कहीं और ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत नहीं है। एंड जो ऑक्सीजन है वो डाली जाती है स्टीम में अलॉन्ग विद द वाटर, एंड उसको फिर जलाया जाता है एट वेरी हाई टेम्परेचर। और ये X2 प्रोसेस भी है जहाँ पर रिएक्टर डेवलप किया जाता है गैसिफिकेशन प्रोसेस के अबव द सरफेस ऑफ ग्राउंड। और जो गैसिफिकेशन प्रोसेस होता है यहाँ पर जो सल्फर प्रेजेंट होती है कोल में, वो सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड में कन्वर्ट होती है एंड माइनर अमाउंट्स ऑफ कार्बोनिल सल्फाइड भी रिलीज किया जाता है। तो दीज आर द थिंग्स। यहाँ पर साइंटिफिक सिंबल्स दिया हुआ है, यू कैन जस्ट गो थ्रू। टाइप ऑफ गैसिफायर्स देख सकते हैं, फिक्स्ड बेड गैसिफायर्स, फ्लूइड बेड गैसिफायर्स एंड एंट्रेंड फ्लो गैसिफायर्स, कि किस तरह के फ्लो फील्ड्स डिपेंड करते हैं टू ट्रीट कोल। एडवांटेजेस देखते हैं। ऑब्वियसली क्लीन टेक्नोलॉजी है, क्लीन कोल टेक्नोलॉजी है, जो कि हम यहाँ पर कोई स्लबर स्मज भी प्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। वॉश वाटर इज रिसाइकल्ड, रेजिडुअल वाटर वेस्ट फ्रॉम गैसिफिकेशन प्लांट कैन बी इफेक्टिवली ट्रीटेड। कोल कैन बी यूज टू प्रोड्यूस मिनिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स यूजिंग क्लीन एंड कोल टेक्नोलॉजी। हाइड्रोजन मिथेनॉल फर्टिलाइजर भी यहाँ से रिलीज हो जाएंगे बाय दिस प्रोसेस। कार्बन फाइबर्स, प्लास्टिक कंपोजिट यूजिंग ऐश रेजिड्यू ऑफ कोल पावर प्लांट गैस फायर भी रिलीज हो जाएंगे। इससे रिलेटेड न्यूज़ देखते हैं जो इंडिया में है, ताकि हम अपने टारगेट्स को अचीव कर सकें। नेशनल मिशन डॉक्यूमेंट टू अचीव 100 मिलियन टन कोल गैसिफिकेशन बाय 2030। ये टारगेट है। अंदर आत्मनिर्भर, जो इंडिया का आत्मनिर्भर भारत अभियान था, वहाँ पर बताया गया है कि ये मिशन इनिशिएटिव लेकर आया गया है ताकि हम अपना 100 मेगा टन का जो कोल गैसिफिकेशन है वो अचीव कर सकें बाय 2030। नोडल ऑफिसर भी अपॉइंट किया गया है। इंटरेस्ट सबवेंशन रेट भी है जो कि प्रोवाइड किए जाएंगे बाय रिड्यूसिंग इंटरेस्ट बर्डन ऑन कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट, क्योंकि इनको हम बैंकेबिलिटी से फाइनेंस कर रहे हैं। इंपोर्ट ड्यूटी एग्जम्पशन भी दिया गया है फॉर कैपिटल गुड्स, क्योंकि इन प्लांट को सेटअप करने के लिए भी जो टेक्नोलॉजी की जरूरत है उसके लिए हमने एग्जम्पशन प्रोवाइड किया है। नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018 ये अप्रूव किया गया है टू एडवांस टारगेट ऑफ 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल टू एथेनॉल सप्लाई ईयर 25 से 26 फ्रॉम अर्ली 2030। तो हमारा जो टारगेट है उसको हमने रिवाइज किया है। पहले हमें 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग करना था, लेकिन अब हमने 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग किया है कि पेट्रोल का जो प्रोडक्शन है 20% एथेनॉल से होना चाहिए, ना कि कोल से। बायोफ्यूल्स के बारे में देखते हैं। एक तरह से लिक्विड ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल्स होते हैं जैसे कि एथेनॉल एंड बायोडीजल, जो कि आता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से, बट फॉरेस्ट से या फिर अदर ऑर्गेनिक मटेरियल से। फीड स्टॉक के ऊपर बेस्ड होता है रॉ मटेरियल यूज टू प्रोड्यूस बायोफ्यूल्स, एंड इसको 4 कैटेगरीज में 4 जनरेशंस में डेवलप किया गया है। जैसे फर्स्ट जनरेशन जहाँ पर आप एडिबल बायोमास का यूज़ करेंगे, सेकंड जनरेशन में नॉन एडिबल बायोमास का। दीज आर द एडिबल, जैसे कि शुगर केन, वीट, कॉर्न। नॉन एडिबल में वुड, स्ट्रॉ, ग्रास, वेस्ट। थर्ड जनरेशन में माइक्रो एल्गी एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फोर्थ जनरेशन में पायरोलिसिस, सोलर टू फ्यूल इंजन, एल्गी गैसिफिकेशन। सो दीज आर द प्रोसेस थ्रू विच वी हैव टू जनरेट इथेनॉल। अभी हम फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स ले रहे हैं जो कि 140 बिलियन टन्स ऑफ एग्रो वेस्ट या बायोमास से आ रहा है। इंडिया ने अपना 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग को, जो हमारा टारगेट है, उसको अचीव कर लिया है नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 के तहत, जिसका ईयर एंड 22 था। इस पॉलिसी के बारे में देखते हैं। यहाँ पर वही है कि हमें क्लीन एनर्जी का यूज़ करना है। डोमेस्टिक फीड स्टॉक, जितना भी हमारा ये एग्रीकल्चर वेस्ट या जितने भी ये फीड स्टॉक होते हैं उनका हम इफेक्टिवली यूज़ कर सकें, उनको ऐसे ही बर्न आउट ना करें। बायोफ्यूल्स और कौन से कवर किए गए हैं? बायोएथेनॉल, बायोडीजल एंड बायो CNG। बायो नेशनल बायो कोऑर्डिनेशन कमेटी इसको इम्प्लीमेंट करेगी, जिसको 2020 में सेटअप किया गया था, एंड मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस विल बी हेडिंग इट। कुछ यहाँ पर अमेंडमेंट्स की गई है जिसमें कहा गया कि आपको मोर फीड स्टॉक का यूज़ करना है, एंड मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंडर आएगा, जहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन यूनिट्स के अंदर भी आप बायोफ्यूल को प्रोड्यूस कर सकते हो। एंड एक्सपोर्ट ऑफ बायोफ्यूल्स का भी यहाँ पर परमिशन दी गई है, एंड NBC में नए मेंबर्स को एडिशन की बात की है ताकि हम पॉलिसी को चेंज कर सकें। दूसरे फीचर्स भी यहाँ पर बताया गया है। Categories of biofuels up to 3 generation and support production of second generation through viability gap funding। यहाँ पर इंक्रीज स्कोप ऑफ रॉ मटेरियल भी बताया गया फॉर फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल सच एज डैमेज फूड ग्रेन, स्टार्च कंटेनिंग मिनरल्स, शुगर कंटेनिंग मिनरल्स एक्सेट्रा।
नेशनल बायोमास रिप्रेजेंटेटिव भी बनाया गया है जो कि अप्रेजल कंडक्ट करेगी ऑफ बायोमास का पूरे कंट्री में। नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम के देखते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोग्राम है एंड यहाँ पर बताया गया कि अभी फर्स्ट फेज शुरू हो गया है, 3 फेजेस में स्कीम को लॉन्च किया जाएगा। पहले बायो एनर्जी के बारे में देखते हैं। व्हाट इज बायो एनर्जी? इट रेफर्स टू द इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस दैट इज जनरेटेड फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर नोन एज बायोमास से जो एनर्जी आ रही है उसको बायो एनर्जी बोल रहे हैं। ये ऑर्गेनिक है ऑब्वियसली एंड इसका जो मेजर कंपोनेंट है दैट इज कार्बन। ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करके जो सच जैसे फूड स्क्रैप्स होते हैं, एनिमल वेस्ट, उसको ब्रेक डाउन करके हम बायो एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, बट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है एंड इसके अंदर मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। वेस्ट एनर्जी प्रोग्राम इसका सब स्कीम है। ये बायोगैस सॉलिड पावर प्लांट्स को हेल्प कर रहा है ताकि आप सीन गैस को प्रोड्यूस कर सको एंड IRDA इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जिसको 1987 में लॉन्च किया गया था एंड इट इज़ अ मिनी रत्ना एंटरप्राइज। ये सेंट्रल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है टू द प्रोजेक्ट्स। एडवांटेज वही है, सेफ है, टेक्नोलॉजिकली मीन्स है एंड ऑल्सो इट हेल्प्स इन द रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। नेक्स्ट वन इज बायोमास प्रोग्राम। ये भी स्कीम है ताकि हम बायोमास का यूज़ कर सकें इन द फॉर्म ऑफ पैलेट एंड हेल्प इन द यूज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स यूजिंग को जनरेशन प्रोजेक्ट्स इंडस्ट्री इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी RDA। ये भी फाइनेंसिंग प्रोवाइड करता है। इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द फार्मर्स एंड इट विल हेल्प इन रिडक्शन ऑफ पोल्यूशन। बायोमास प्रोग्राम के बारे में देखते हैं। यहाँ पे बायोगैस प्लांट्स को स्टैब्लिश किया गया है फॉर स्मॉल पावर नीड्स। इसको भी PIA प्रोग्राम इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इम्प्लीमेंट कर रही है एंड अदर एजेंसीज आर ऑल्सो देयर, IRDA, NABARD, RBI जो कि इसको फाइनेंस कर रही है। स्मॉल एंड मीडियम बायोगैस प्लांट्स रेंजिंग फ्रॉम 1 क्यूबिक मीटर 2500 क्यूबिक मीटर के इसमें इंक्लूड किए गए हैं। ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस कर रहे हैं, सैनिटेशन इंप्रूव कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट कंजेशन को भी कम कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं एंड ऐसी इंडस्ट्रीज को क्रिएट कर रहे हैं दैट कैन हेल्प इन द यूसेज ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड ऑल्सो रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट अबाउट प्रधानमंत्री ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम महाअभियान। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिमूव किया है परफॉर्मेंस बैंक गारंटी क्लोज सोलर पावर जनरेटर्स के लिए ताकि हम कुसुम स्कीम के अंडर इसका जनरेशन और इजी कर सकें। कुसुम स्कीम के अंदर 3 कंपोनेंट्स थे, A, B एंड C। ए में क्या था कि हमें इंस्टॉल करना है ऐसे ग्राउंड माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल पावर प्लांट। बी में हमें क्या करना है, इंस्टॉल करना है सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर पंप्स। सी में हमें क्या करना है, सोलराइजेशन करना है जो एग्रीकल्चर फीड स्टॉक्स होते हैं एंड उनको ग्रिड बेस्ड एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ करना है विद द यूज़ ऑफ सोलर टेक्नोलॉजी। इसको लॉन्च किया गया था 2019 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। स्टेट नोडल एजेंसीज भी इसमें कोऑर्डिनेट करेंगी। बेसिकली वही है कि सोलर हार्वेस्टिंग की जाए सोलर एनर्जी की एंड इलेक्ट्रिक पावर उसी से जनरेट हो, क्योंकि हमारा जो टारगेट है हमें प्रोड्यूस करना है 40 गीगावाट ऑफ एनर्जी बाय नॉन फॉसिल सोर्सेज। दीज आर द टारगेट्स। अब कंपोनेंट A, B, C को यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। पहले में हमें 500 गीगावाट एक्स्टैब्लिश करना था रिन्यूएबल एनर्जीज़ का। यहाँ पर काफ़ी सारी एजेंसीज भी पार्टिसिपेट कर रही हैं, डिस्कॉम से परचेज करती हैं एंड उसके बाद परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव भी हम प्रोवाइड करते हैं। दूसरे में हमें 20 लाख इंडिविजुअल फार्मर्स को बताना है कि सोलर पंप्स दिए जा रहे हैं जो कि 7.5 हॉर्स पावर से हैं एंड पंप्स की जो हायर कैपेसिटी है जिनको इंस्टॉल किया जाएगा एंड ये सपोर्ट भी लिमिटेड करेंगे एंड इट इज़ मैंडेटरी टू यूज़ इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर सोलर पैनल्स, कि हमें अपना इंडिया के ही यूज़ करने हैं सोलर पैनल्स। कंपोनेंट सी में क्या आता है, रिस्ट्रक्चर्ड टू सोलराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर फीडर्स, जहाँ पर हम पंप्स की जगह 15 लाख इंडिविजुअल फार्मर्स को सोलराइज पंप दे रहे हैं जिसकी कैपेसिटी 7.5 हॉर्स पावर है एंड यहाँ पर कुछ कोस्ट सेंटर बियर करेगा एंड 70% कोस्ट स्टेट बियर करेगा। अदर सोलर रिलेटेड इनिशिएटिव्स देखते हैं। स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोलर पार्क्स एंड अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स। यहाँ पर 57 सोलर पावर प्लांट्स की बात की जा रही है एंड ये जो स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ही लॉन्च कर रहे हैं। दीज आर टारगेट्स दैट इंडिया हैव टू अचीव एंड यहाँ पर 25 सोलर पावर प्लांट्स एंड 25 मेगा सोलर पावर प्लांट्स को लॉन्च करने की बात कर रही है विद इन 5 ईयर्स फ्रॉम 2014 से 15। इन्हांस्ड जो हमारी गीगावाट एनर्जी प्रोडक्शन है 20 गीगावाट से 40 गीगावाट तक लेकर आना 2017 में। सोलर पार्क डेवलपर इसका implementing agencies है। फैसिलिटीज एंड स्पीड इंस्टॉलेशन ऑफ ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ऑन अ लार्ज स्केल। ऑर्गेनिक सोलर सेल्स देखते हैं, ये IIT कानपुर ने डेवलप किया है। ये स्टील रूफ को इलेक्ट्रिक प्रोड्यूसिंग सर्विस में
डिवाइस में कन्वर्ट कर रहा है। एमर्जिंग फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी है जिसको थर्ड जनरेशन सोलर सेल भी बोला गया है। ऑब्वियसली लाइट वेट है एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कम है एंड लार्ज अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी इसके अंदर स्टोर की जा सकती है। इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट भी कमीशन कर दिया गया है तेलंगाना में। बस आपको इतना ध्यान रखना है, यहाँ पर ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली टेक्निक्स का यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट वन इज घर के ऊपर सोलर इज सुपर कैंपेन। ये एक तरह से पैन इंडिया रूफटॉप सोलर अवेयरनेस कैंपेन है जहाँ पर सोलर रूफटॉप पैनल्स को बनाने की बात की। अपने टेरेस पे आप सोलर पैनल्स को इस्टेब्लिश करो इन 100 सिटीज़ टाउन में एंड सिटीज़ में, स्पेशली इन टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़ में ये बताया गया है। एंड गवर्नमेंट 40% सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर रही है हाउस होल्ड्स को जो सोलर इंस्टॉल कर रहे हैं। नेक्स्ट इज अबाउट इलेक्ट्रिसिटी प्रमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी थ्रू ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस रूल्स। ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने नोटिफाई किए हैं क्योंकि ग्रीन एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है फ्रॉम डिस्कॉम्स। दीज आर द टारगेट्स। यहाँ पर बताया गया 15 दिन का अप्रूवल मिलेगा थ्रू नेशनल पोर्टल। यूनिफॉर्म रिपर्चेज ऑप्लीकेशंस भी हैं, ग्रीन सर्टिफिकेट्स इशू किए जाएंगे, क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज भी होगा एंड एडिशनल सरचार्ज अप्लीकेबल नहीं होगा अगर ग्रीन एनर्जी यूटिलाइज किया जा रहा है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया। ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल के बारे में देखते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर का इनिशिएटिव्स है, लॉन्च ग्रीन ओपन एक्सेस पोर्टल, जहाँ पर जो कंज्यूमर हैं ग्रीन पावर को एक्सेस कर पाएंगे। ओपन एक्सेस मीन्स यहाँ पर नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सेस होगा एनर्जी का, इलेक्ट्रिसिटी का, ट्रांसमिशन का एंड डिस्ट्रीब्यूशन का थ्रू डिस्कॉम्स। दूसरे एनर्जी इनिशिएटिव्स देखते हैं, दैट इज कार्बन कोल बेड मिथेन। ये मिनिस्ट्री ऑफ कोल का इनिशिएटिव्स है जहाँ पर बताया गया है कि हमें थर्मल एंड रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट्स लेकर आने हैं। CBM एक्सट्रैक्शन यूनिट्स होगी एंड कोल टू केमिकल पावर प्लांट्स। एक तरह से अनकन्वेंशनल फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस है जो कि कोल डिपॉजिट या कोल सीम्स में फाउंड होता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्वालिफिकेशन यहाँ पर प्लांट मटेरियल को कोल में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। बेसिकली जब कोल और मिथेन कन्वर्ट्स होते हैं एंड वहाँ पर कोल को सैचुरेट किया जाता है वाटर के साथ और उसके बाद मिथेन को कोल में ट्रैप किया जाता है। इसके रिजल्ट में आता है कोल बेड मिथेन। कैसे हेल्प करेगा? बेसिकली पावर जनरेशन में एंड CNG ऑटो फ्यूल में भी ये यूज़ हो सकता है। इंडस्ट्रियल यूजेस हैं स्टील प्लांट्स में, सीमेंट प्रोडक्शन में, मिल्स रोल्स में, मिथेनॉल प्रोडक्शन में भी ये हेल्पफुल है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर इसका फॉर्मुलेट कर रही है प्लान को एंड हार्नेस द पोटेंशियल इसका कर रही है एंड दीज आर द प्रोसेस थ्रू विच द कोल बेड मिथेन इज फॉर्म्ड। जियोथर्मल एनर्जी, ONGC ने रिपोर्ट किया है स्टार्टेड ड्रिलिंग इट्स फर्स्ट वेल एट पूगा लद्दाख टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग जियोथर्मल इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर बोथ हाइड्रो एंड थर्मल हीट, वाटर एंड हीट का यूज़ किया जा रहा है। हॉट वाटर एंड स्टीम यूज़ किया जा रहा है जो कि पाइप के थ्रू हम यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा रहा है। ऑब्वियसली ग्रीन है, कार्बन फ्री है, कॉन्टिन्यूस अनइंटरप्टेड सप्लाई मिलेगी। बट ये लोकेशन स्पेसिफिक होने की वजह से जहाँ पर हमें पानी मिलेगा, हॉट वाटर मिलेगा, वहीं पर हम सेटअप कर पाएंगे। तो दिस इज़ वेरी लोकेशन स्पेसिफिक दैट एड्स टू इट्स डिसएडवांटेज। बट काफ़ी अदर गैसेज जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये मिनी ट्रैमर्स भी क्रिएट कर सकते हैं अगर हम ये ऑपरेशन को यूज़ करते हैं। यहाँ पर 300 जियो थर्मल हॉट स्प्रिंग्स हैं इंडिया में। कौन कौन से एरिया में? लद्दाख में, गुजरात में, छत्तीसगढ़, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र में। कौन कौन से टाइप ऑफ जियोथर्मल पावर प्लांट्स है? दैट इज डे स्ट्रीम, फ्लैश स्ट्रीम एंड बाइनरी साइकिल्स। जो डे स्ट्रीम्स होते हैं दे यूज स्ट्रीम डायरेक्टली फ्रॉम जियोथर्मल रिजर्वर टू टर्न जनरेटर टर्बाइन। जो जियोथर्मल रिजर्वर से डायरेक्टली वहाँ से टर्बाइंस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। नेक्स्ट वन इज हैज स्ट्रीम, ये बेसिकली प्रेशर से यूज़ कर रहा है जहाँ पर हाई प्रेशर है एंड वहाँ से स्ट्रीम कर रहा है। देन वन इज बाइनरी साइकिल, ये जो हॉट वाटर है ट्रांसफर हीट करता है जियोथर्मल हॉट वाटर टू अनदर लिक्विड विच इज टर्न टू स्टीम। तो बेसिकली यहाँ पर 3 डिफरेंट प्रोसेसेस हैं टू हार्नेस जियोथर्मल पावर प्लांट। नेक्स्ट वन इज बायोमास को फायरिंग। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है स्मर्थ मिशन, नेशनल मिशन ऑन यूज ऑफ बायोमास इन कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स। यहाँ पर ये इसका टारगेट्स गिवन है कि हमें यूज़ करना है इन द फॉर्म ऑफ पैलेट्स एंड जो टारगेट है वो इन 39 तक इंक्रीज किया गया है। पहले 8 पावर प्लांट्स तक ही यूज़ था। एंड को फायरिंग बायोमास कंसिस्ट होता है बर्निंग बायोमास इन कोल्ड फायर पावर प्लांट्स अलोंग विद कोल। 3 डिफरेंट कंसेप्ट है इसके अंदर, डायरेक्ट टू को फायरिंग, इनडायरेक्ट टू को फायरिंग एंड पैरेलल को फायरिंग। एडवांटेजेस यही है कि अगर आपको इसको को पैलेटाइजेशन करना है तो लो कैपिटल है, हाई एफिशिएंसी है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल है एंड इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी कम है एंड सुपीरियर परफॉर्मेंस भी है ऑफ कन्वेंशनल कोल पावर प्लांट से। ग्रीन मेथनॉल की बात करते हैं। ये नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड टेक्नीमोंट का इनिशिएटिव है
जहाँ पर हम एक्सप्लोर कर रहे हैं ग्रीन मेथनॉल फैसिलिटी एट अ एनटीसी प्रोजेक्ट इन इंडिया। एक तरह से मिथनॉल प्रोड्यूस्ड है वियर द प्रोसेस दैट एमिट जीरो और अ मिनिमल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस। तो जीरो से या तो मिनिमल, बहुत ही कम ग्रीन हाउस गैस यहाँ पर एमिट हो रही है एंड इट प्रोड्यूस सस्टेनेबल बायोमास से प्रोड्यूस किया जाता है। ऑब्वियसली केमिकल इंडस्ट्री स्टोरिंग रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी में ये काम होता है, ट्रांसपोर्टेशन में भी, मैरीन फ्यूल एप्लीकेशन में भी वी कैन यूज इट। कंप्रेस्ड बायोगैस देखते हैं, सीबीजी। पहले तो आपने कंप्रेस्ड नेचुरल गैस देखा था, अब आ गया है कंप्रेस्ड बायोगैस। ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने बताया है, एशियाज लार्जेस्ट प्लांट लॉन्च किया गया है संगरूर में, पंजाब में। एंड प्यूरिफाइड बायोगैस है जो कि वेस्ट बायोमास सोर्सेज से लेकर आया गया है, एग्रीकल्चर रेजिड्यू, कैटल डंग से। 2018 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है सताज इनिशिएटिव ताकि इसको हम प्रोड्यूस कर सकें। बेनिफिट्स यही है कि जो प्रॉब्लम है सटल बर्निंग की वो हम कम कर सकें, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को भी हम कम कर सकें। फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर को कम करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी एंड इट विल ऐड टू द इनकम ऑफ द फार्मर्स। वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्रेस्ड नेचुरल गैस टर्मिनल भी स्टैब्लिश किया गया है भावनगर, गुजरात में, एंड 2026 से इंस्टॉल होगा। इसका जो ये एक तरह से पीपीपी मोड में किया जाएगा, दैट विल बी इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड एंड इट विल प्रोड्यूस 1.5 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी इसकी रहेगी। डोर टू डोर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा रोडवे एंड रेलवे नेटवर्क को, जो कि लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल जोन से, फ्रीट कॉरिडोर से, नदर्न हिंटरलैंड से कनेक्टेड रहेगा। लास्ट वन इज ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस। ये 9 न्यू कंट्रीज जैसे कि बेल्जियम, कम्बोडिया, जर्मनी, यूएस, यूके ये ज्वाइन करेंगे ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस। इंडिया से इनिशिएटिव है ये IRDA का, डामाक एंड ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल का। ये बेसिकली जो ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल है, ट्रेड एसोसिएशन है फॉर द विंड पावर इंडस्ट्री एंड इंडिया इसका मेंबर है। ये बेसिकली गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स को एक साथ लेकर आता है टू डेवलप ऑफशोर विंड पावर। ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारी जो विंड पावर कैपेसिटी है उसको बढ़ाना है टू 380 गीगावाट बाय 2030 एंड इंस्टॉल कैपेसिटी इंक्रीज करनी है 70 गीगावाट पर ईयर फ्रॉम 2030। तो हर साल 2030 के बाद 70 गीगावाट की कैपेसिटी को हमें बढ़ाना है। सो दीज आर द टारगेट्स ऑफ ग्लोबल ऑफशोर अलायंस एंड दिस इज अबाउट द सस्टेनेबल renewable energy targets that we have discussed.